यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां लेखक की कल्पना का परिणाम हैं। यदि किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, जाति, धर्म या समुदाय से कोई समानता प्रतीत होती है, तो वह मात्र संयोग है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है और इसका किसी प्रकार का अपमान या भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। चैप्टर 21 स्टूपिड वुमन। करीब 1 घंटे बाद दोनों आखिरकार शांत हुए। बड़े बेड पर लोटपोट होने के बाद उन्होंने एक बड़ा कंबल लेकर बिखरी हालत को ढंक लिया और एक दूसरे से चिपककर लेट गए। रोज अब भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाई थी। उसका नर्म और कमजोर शरीर आरव के सीने से लगा हुआ था, जिससे उसकी कोमल छाती की गोलाइयां एक दूसरे से दबकर एक काफी कामुक दृश्य बना रही थी। उस वक्त रोज पूरी तरह से भीग चुकी महिला जैसी बेहद मोहक लग रही थी। उसने हल्के से आरव के सीने को सहलाया और थोड़ा नखरे करते हुए बोली, तो इसका मतलब है ये चीज इतनी थका देने वाली होती है, आगे से तो ना ही करें तो बेहतर है। आरव ने उसके खूबसूरत कंधों को पकड़ते हुए शरारत से कहा, अगर तुम नहीं करोगी तो मैं किसी और लड़की को ढूंढ लूंगा। रोज ने उसे एक थप्पड़ मारते हुए हंसते झुंझलाते कहा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं? अभी अभी मुझे इतना परेशान किया और अब दूसरी लड़कियों की बात कर रहे हो। फिर अचानक उसने उत्सुकता से पूछा, वैसे तुम आज यहाँ आए भी थे क्या, बस वही करने के लिए? आरव ने मुस्कुराते हुए उसका गाल हल्के से खींचा, तुम ऐसा कह सकती हो और नहीं भी। मतलब रोज खुद को काफी होशियार समझती थी, लेकिन अपने इस प्यार करने वाले आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है वो समझ नहीं पाए। आरव बेड से उठ गया, अपनी पैंट से एक सस्ती सिगरेट की डिब्बी निकाली, एक सिगरेट जलाई और धुएं के छल्ले उड़ाते हुए सुकून से बोला, कहने को हाँ, क्योंकि तुम वाकई मुझे बहुत आकर्षित करती हो। हाँ, काफी समय से मैं तुम्हारे जैसी फ्री वाली मोटी भेड़ को निगलना चाहता था, लेकिन तुम्हारी बैकग्राउंड थोड़ी झंझट वाली है। तुम्हें पाना मतलब है मेरी शांत जिंदगी का अंत, इसलिए मुझे अपनी भूख जबरदस्ती दबानी पड़ी। रोज ने समझदारी से सिर हिलाया, मुझे पता है तुम वेस्ट रीजन के अंडरवर्ल्ड झगड़ों में नहीं पड़ना चाहते और मैं रेड फॉर्न सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ होना मतलब वेस्ट यूनियन सोसाइटी से दुश्मनी लेना, तो ये साफ था कि तुम मुझसे दूरी बनाना चाहोगे। लेकिन अब अचानक तुम्हारा मन बदल गया? रोज के सवालिया लहजे पर आरव हंस पड़ा, इतना सोचने की जरूरत नहीं। बात यह है कि कुछ बेहुदा हरकतों की वजह से अब मुझे तुम्हारे डैड की वेस्ट यूनियन सोसाइटी से चिढ़ हो गई है। कुछ मेंबर्स की वजह से मेरी जिंदगी सिरदर्द बन गई थी, तो मैंने सोचा दूसरों की तरह छिपने के बजाय क्यों ना पूरी वेस्ट रीजन को तुम्हारी टेरिटरी बना दूं। थोड़ा झंझट तो होगा, लेकिन कहते कहते उसकी नजर रोज के सेक्सी शरीर पर चली गई और होंठ चाटते हुए बोला, लेकिन अगर मैं उन कीड़ों को खत्म भी कर पाऊं और साथ में तुम्हें भी खा जाऊं, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? आरव की बातों में स्टूपिड वुमन कहे जाने पर रोज ने आंखें मटकाई, तो असली मकसद ये था, लगता है आज तुम एडवांस पेमेंट लेने आए थे। रोज को जब आरव की मंशा समझ आ गई, तो उसने उसके आगे कोई सवाल नहीं किया। ना वो उसकी योजना जानना चाहती थी और ना ही चिंतित हुई, क्योंकि उसके मन में साफ हो गया था, अब वेस्ट रीजन की 2 बड़ी सोसाइटियों के बीच का टकराव जल्दी ही खत्म होने वाला है। शायद यही वजह थी कि आरव इस औरत को बाकी लड़कियों से ज्यादा चाहता था। अगर रोज सिर्फ खूबसूरत होती तो बाकी लड़कियों की तरह आरव उसके साथ सोकर रिश्ता खत्म कर देता, लेकिन रोज एक ऐसी औरत थी जो जानती थी किसी मर्द को कैसे खुश रखना है। वो आरव की काबिलियत पर भरोसा करती थी। अगर वो कुछ नहीं बताना चाहता तो वो जबरदस्ती नहीं पूछती। अगर वो सस्पेंस बनाए रखना चाहता है तो वो खुद में दिलचस्पी दिखाकर उसका साथ देती है। जब आरव मिलने नहीं आता तब वो बिना किसी वजह के परेशान नहीं करती, बल्कि चुपचाप किसी शांत जगह उसका इंतजार करती है। और जब आरव मिलने आता है तो पूरे जोश से उसे बाहों में भर लेती है, उसे एहसास दिलाती है कि उसने उसे कितना मिस किया। रोज का यही व्यवहार बिना किसी मांग या अपेक्षा के आरव के लिए उसे छोड़ पाना मुश्किल बना देता है। आरव ने खुद भी सोचा था कि शायद कौशिक वाली बात बस एक बहाना था जिससे वो खुद को समझा रहा था। अगर यही स्थिति थोड़ी और चलती तो शायद वेस्ट यूनियन सोसाइटी ने उसे ना भी छेड़ा होता, तब भी वो उन्हें सिर्फ रोज की वजह से तबाह कर देता, क्योंकि वो अब उसकी सबसे करीबी और खास थी, उसकी प्रेमिका। एक और जोशीली किस के बाद बाहर अंधेरा छाने लगा था और शहर की लाइटें जगमगाने लगी थीं। समय देख आरव ने और देर नहीं की और कपड़े पहनने लगा। रोज भी मदद करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उठी, अचानक उठे दर्द से उसके चेहरे पर सिकुड़न आ गई। उसने होंठ काटते हुए अजीब आवाज में कहा, सब तुम्हारी गलती है, अब सूजन आ गई है। अरे, आरव ने शर्माते हुए कहा, मैंने देखा तुमने ब्लीड नहीं किया तो सोचा ठीक हो।
ये कहीं तुम्हारा पहला टाइम तो नहीं था? रोज का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। वो तो बचपन में स्प्लिट्स करते हुए गलती से टूट गया था। अब क्या तुम सोचते हो कि मैं ढीली हूँ? नहीं नहीं नहीं, आरव जल्दी से हंसते हुए बोला। मेरी प्यारी रोज, मैं तो बस सोच रहा था कि तुम इतनी देर तक कैसे कंट्रोल करती हो। तुम्हारा वो हिस्सा तो इतना टाइट है कि मैं खींच ही नहीं पा रहा था। ढीली कैसे हो सकती हो भला? ही। आरव की ऐसी बातें सुनकर रोज हंसी भी और गुस्सा भी हुआ, तो उसने बस कंबल से अपना चेहरा ढक लिया और उसे नजरअंदाज कर दिया। आरव ने कंबल हटाकर संतोष भरी मुस्कान दी और कमरे से निकलते वक्त जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, मुड़ा और पूछा, रोज डार्लिंग, मेरी बीवी चाहती है कि मैं कोई नौकरी करूं, और वो भी शरीफ वाली। मैं सोच रहा हूं कुछ मस्त और फुर्सत भरी नौकरी करने का, लेकिन सूरत सिटी की कंपनियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तुम कोई सजेशन दोगी? तुम्हारी बीवी? रोज का सिर गोली की तरह कंबल से बाहर निकला और उसकी बड़ी बड़ी आंखें फैल गईं। तुम्हारी बीवी कब से हो गई? हाय राम, एकदम संत जैसी लड़की है, चेहरा भी बिना किसी भाव का। आज ही शादी का सर्टिफिकेट बनवाया है। हालात समझाने लायक नहीं है, लेकिन अब मैं शादीशुदा हूँ, आरव ने सिर हिलाते हुए कहा। रोज के चेहरे के हाव भाव एक ही पल में 1000 बार बदले। फिर वो दुखी सी आवाज में बोली, मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी, लेकिन तुमने इतनी जल्दी मुझे मिस्ट्रेस बना दिया। तुम बीवी क्यों नहीं बनना चाहती? आरव ने उत्सुकता से पूछा। क्योंकि बीवी वाला रोल मुझसे नहीं होगा। मैं अंधेरे में जीने वाली औरत हूँ, सामने नहीं आ सकती, और मैं किसी आदर्श पत्नी या माँ जैसी भी नहीं दिखती। सही कहा ना मेरे अच्छे पति? कहकर उसने प्यारी सी आंख मटकाए। तू तो एकदम कमबख्त चुड़ैल है। आरव की हालत ऐसी हो गई कि वो फिर से लड़ाई करने को तैयार था। थोड़ी देर खिलखिलाकर हंसने के बाद रोज ने आरव की शादी को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। कुछ सोचकर उसने कहा, अगर तुम्हें सुंदरियां देखनी है और आजादी भी चाहिए, तो श्रृंगार इंटरनेशनल ज्वाइन कर लो। ये फैशन और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की बड़ी कंपनी है। सूरत में ही नहीं, पूरे देश में इसका नाम है। मैंने खबरों में देखा था कि उनकी पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है और लड़के लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कई लड़के तो लाइन लगाकर अप्लाई कर रहे हैं। पब्लिक रिलेशंस, लड़के अप्लाई कर रहे हैं। आरव तुरंत समझ गया और पूछा, मतलब श्रृंगार इंटरनेशनल में ढेर सारी सुंदरियां हैं? हाँ, शानदार सैलरी, बेहतरीन सुविधाएं और सबसे बड़ी बात, पूरे सूरत की सबसे सुंदर लड़कियां इसी कंपनी में है। आखिर फैशन और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है। मुझे लगता है यही चाहिए तुम्हें, मेरे प्यारे पति। रोज ने एक मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ वाला एक्सप्रेशन दिया। आरव को जरा भी शर्म नहीं आई। वो खुशी से सिर हिलाकर बोला, कमाल का सुझाव है। सैलरी मायने नहीं रखती, माहौल चाहिए बस। हाँ, कल ही अप्लाई करूंगा। जैसे ही आरव कमरे से बाहर निकला, रोज बिस्तर पर लेटे लेटे दरवाजे की ओर देखती रही और लंबी सांस ली। उधर आरव जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचा, सीने पर हाथ मारते हुए बुदबुदाया, कितना खतरनाक है, मिस्ट्रेस पालना तो दिल का दौरा देने जैसा है। रोज बार से बाहर निकलने के बाद आरव अपनी कार से घर की तरफ रवाना हुआ, लेकिन रास्ता लगभग गलत पकड़ ही लिया था, क्योंकि ड्रैगन गार्डन में शिफ्ट हुए उसे अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। जब उसे याद आया कि घर पर जास्मिन की खूबसूरत मगर ठंडी सी शक्ल का सामना करना पड़ेगा, तो हैरानी की बात है कि वो उसे देखने के लिए थोड़ा उत्सुक भी हो गया। उसकी बीवी उसे बार बार छेड़ने का मन करवाती है, जैसे किसी पिछले जन्म की दुश्मनी हो। कार ने उपनगरों को पार किया और जैसे ही हाईवे के एंट्रेंस पर पहुंची, आरव ने देखा कि पीछे से एक कार उस पर हाई बीम मार रही है। उसने भौहें सिकोड़ते हुए लेन बदली, लेकिन तब दूसरी कार ने भी वही हरकत शुरू कर दी। रियर मिरर में तेज लाइट चमकने लगी। इस वक्त उपनगर की सड़कें लगभग खाली थी और वो एक वन वे ड्यूल लेन रोड थी। आरव ने झुंझलाकर देखा कि उसे शायद किसी ड्राइविंग क्लब के लोगों ने निशाना बना लिया है। हालांकि BMW M3 कोई मामूली कार नहीं होती, ये प्रोडक्शन गाड़ियों में टॉप क्लास मानी जाती है। ऐसे में जो लोग इसे पीछे छोड़ रहे थे, उनका बैकग्राउंड आम तो नहीं हो सकता। जैसा कि अंदाजा था, इससे पहले कि आरव कुछ सोचता, दो कारें उसकी कार को दोनों साइड से ओवरटेक करके आगे निकल गईं। काली और सफेद दोनों कारें 120 की स्पीड से M3 को पीछे छोड़ गईं और उसके सामने लाइन बनाकर खड़ी हो गईं। आरव ने जब ध्यान से देखा तो दंग रह गया। ये कारें कोई और नहीं बल्कि फरारी F430 और BMW M6 थीं। ये दोनों कारें M3 से ज्यादा दमदार थीं। भले ही फरारी F430 F360 का थोड़ा बेहतर वर्जन है और एंट्री क्लास फरारी मानी जाती है, लेकिन फरारी आखिर फरारी ही है। इसकी 320 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड सिर्फ बातों की नहीं, बल्कि इंजन की दहाड़ से साबित होती है। और BMW
नाम में भले M3 से बस 3 नंबर ज्यादा हो, लेकिन ये 6 सीरीज की कार है, 5.0 लाख के इंजन वाली, जो अपने आप में एक लग्जरी गाड़ी है जिसकी कीमत 70 लाख रुपए से भी ऊपर है। आरव को थोड़ी परेशानी हुई। अगर सिर्फ यही 2 कारें होती तो वो अपने ड्राइविंग स्किल्स से शायद पीछा छुड़ा लेता, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा कि एक और कार उसे ब्लॉक कर रही है तो उसे मजबूरी में हार माननी पड़ी। वो कार थी एक लाल रंग की पोर्श 911। पोर्श की ये मॉडल 40 सालों से बन रही है और इतने सालों में इसमें कई सुधार हुए हैं, लेकिन बेसिक डिजाइन अभी भी वैसा ही है। M3 की टॉप स्पीड से पोर्श 911 की टॉप स्पीड में 70-80 का फर्क है, जिसे पाटना नामुमकिन था। सिर्फ इन गाड़ियों को देखकर ही आरव सब समझ गया, ये लोग कार चोर नहीं है। ऐसी गाड़ियां खरीदने वाले लोग पैसों की कमी नहीं रखते। लगता है ये कुछ रईस बच्चे हैं जो उसकी छोटी स्पोर्ट्स कार का मजाक उड़ाना चाहते हैं। आरव ने एक बार फिर दुनिया की हालत पर अफसोस किया। पढ़ाई करने की उम्र में ये बच्चे सड़क पर स्टंट करने निकल पड़े हैं, लेकिन वो भी उनसे उलझना नहीं चाहता था। एक झंझट कम होना हमेशा बेहतर होता है, इसलिए उसने अपनी कार धीमी करनी शुरू की ताकि वो लोग आगे निकल जाएं। मगर सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता। इससे पहले कि आरव अपनी कार धीमी करता, पीछे वाली पोर्श ने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया और आगे की दोनों कारें उसकी गाड़ी से बिल्कुल चिपक गईं। वो जाने ही नहीं दे रहे थे। सूरत के कानून के मुताबिक अगर पीछे वाली कार आगे वाली से टकरा जाती है तो नुकसान की भरपाई पीछे वाली को करनी पड़ती है। यानी अगर आरव की कार आगे वाली कारों से टकराएगी तो उसे दोनों की भरपाई करनी पड़ेगी, लेकिन अगर पीछे वाली पोर्श टकराएगी तो उसे सिर्फ एक कार का ही भुगतान करना होगा, यानी घाटा आरव का ही होता। जब उसे इन बिगड़े हुए अमीर लड़कों का ये प्लान समझ आया तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वाह, क्या घटिया शौक है। कार चलाने की बात हो तो वो खुद को बेस्ट नहीं कहता, लेकिन टॉप क्लास ड्राइवर जरूर है। पहले वो जर्मनी के नूबरग्रिंग ट्रैक पर दर्जनों नामी कारें चला चुका है और ज्यादातर में टॉप रिकॉर्ड के करीब पहुंच चुका है। थोड़ी कैलकुलेशन के बाद आरव ने ठान लिया कि इन लोगों को मजा चखाना ही पड़ेगा। जैसे कहते हैं, एक बार गलती करो और सबक सीखो। जब उनके माँ बाप उन्हें नहीं सिखा पाए तो ये काम बड़े भैया को ही करना पड़ेगा। ये सोचते सोचते उसके हाथ चलने लगे। क्लच, ब्रेक, हैंड ब्रेक और स्टीयरिंग व्हील की जोरदार घुमा फिरा। एक के बाद एक तेज मूवमेंट में M3 ने पूरी तरह 180 डिग्री की स्पिन लेते हुए ड्रिफ्ट मार दी। चिक चिक चिक, टायर और रोड के बीच जोर की आवाज हुई और सफेद धुआं रात में साफ दिखने लगा। M3 ने अब उल्टी दिशा में पीछे की तरफ दौड़ना शुरू किया, सीधा पोर्श 911 की तरफ। ये अचानक हुआ ट्विस्ट देखकर सब दंग रह गए। ये बंदा क्या कर रहा है? ड्रिफ्ट? क्या खुद को इनिशियल डी का फूजीवारा टकुमी समझता है? लेकिन पीछे वाली पोर्श का ड्राइवर समझ गया कि ये वाकई सीधा टक्कर मारने वाला है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर की स्पीड पर आमने सामने की भिड़ंत। दोनों कारें जैसे गोलियां आमने सामने दौड़ रही थीं। पोर्श ड्राइवर को जरा भी सोचने का मौका नहीं मिला। उसने झट से स्टीयरिंग घुमाया और कार को रोड के किनारे पार्किंग की तरफ घुमा दिया। सबसे डरावनी बात यह थी कि M3 ने एक बार भी दिशा नहीं बदली, बिल्कुल सीधे टकराने ही वाला था। अगर पोर्श ने वक्त पर स्टीयरिंग न घुमाई होती तो दोनों कारें बुरी तरह टूट फूट जाती और शायद किसी एक की हालत तो बर्गर जैसी हो जाती। इन सब कारों के मालिकों की जान सूख गई। ये बंदा तो मौत से खेल रहा है, क्या इसे मरने का डर नहीं? आगे की M6 और F430 दोनों ने कार रोक दी और साइड में खड़ी कर दी। 2 डिजाइनर टी-शर्ट पहने लड़के उतरे और गुस्से में रोड ब्लॉक कर दिया। आरव ने M3 को धीरे से घुमाया, सड़क के किनारे पार्क किया और उन दोनों लड़कों की तरफ बढ़ा। उसे पता था कि बिना बात किए वो रास्ता नहीं देंगे। पोर्श की ओनर भी कार से उतरी, लेकिन उसे देखकर आरव चौंक गया। वो दरअसल एक लड़की थी, मगर उसकी ड्रेसिंग स्टाइल कुछ अजीब सी थी। गुलाबी मशरूम जैसी विग, सफेद कार्टून टी शर्ट और जगह जगह से फटी जीन्स की शॉर्ट्स, कानों में खोपड़ी वाले इयररिंग्स और हाथ में सिल्वर क्रॉस वाला ब्रेसलेट और नेकलेस। इसके उलट उसका चेहरा बेहद नाजुक और खूबसूरत था। साफ सुथरी भौहें, बड़ी प्यारी आंखें और उनमें एक शरारती चमक। शरीर अभी पूरी तरह से विकसित नहीं था, जैसे कच्चे सेब। लग रहा था कि वो हाई स्कूल की उम्र की होगी। उस लड़की ने अपने अमीर और चंचल आंखों से सीधे आरव को घूरा, फिर जैसे ही आमने सामने आए उसने एक छोटा सा हाथ बढ़ाया जिस पर एक बैंगनी रंग का छोटा बटरफ्लाई टैटू था। उसके मुंह से 2 नन्हे से टाइगर टीथ, ऊपरी नुकीले दांत झांके और उसने हंसते हुए कहा, मेरा नाम आन्या है, नाइस टू मीट यू। आरव ने उसे थोड़ा हैरानी से देखा। वो तो सोच रहा था कि अब कोई रोने धोने वाला सीन होगा, लेकिन ये तो दोस्ती का हाथ बढ़ा रही थी।
ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने भी हाथ आगे बढ़ाया और हल्के से आन्या का हाथ पकड़ते हुए बोला, मेरा नाम आरव राठौड़ है और मुझे तुमसे मिलकर खुशी नहीं हुई। आन्या को आरव की बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन फिर वो गैज करके हंसी और थोड़ी अजीब सी नजर से बोली, अंकल आप तो बड़े मजाकिया है। आरव ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, मैं मजाकिया हूँ या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे आप लोगों से एक छोटा सा काम चाहिए, जरा रास्ता दे दीजिए, मुझे घर जाना है। इतना कहते हुए उसने पास खड़े दो लड़कों की तरफ देखा। वो दोनों अभी भी थोड़े सहमे हुए थे, पहले जो हुआ था उससे उबर ही रहे थे। आरव की ये बात सुनकर उनमें से एक लड़का, जिसके बाल पीले रंग में रंगे थे, ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, रास्ता दे दें। अभी अभी आपने हमारी आन्या दीदी के साथ इतनी खतरनाक हरकत की, न सिर झुकाया न माफी मांगी, और अब सीधे सीधे निकल जाना चाहते हो। सोच थोड़ा ज्यादा आसान नहीं हो गया? दूसरे लंबे बालों वाले लड़के ने भी कुछ धमकी भरे अंदाज में कहा, आन्या दीदी क्यों न हम किसी को बुला लें? आन्या ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, क्या मैंने कहा कि मैं इस अंकल के साथ कुछ करने वाली हूँ? तो फिर आन्या दीदी आप? दोनों लड़के थोड़े हैरान रह गए। आन्या ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए आरव की तरफ देखा और बोली, अंकल आपकी ड्राइविंग तो गजब की थी, एकदम फिल्मों जैसी, क्या आप मुझे भी सिखा सकते हैं? ये कहते हुए उसने वो मासूम सी चमकती हुई नजरों वाला लुक दिया जो आमतौर पर जवान लड़कियों की खासियत होता है, जिससे लोग खुद ब खुद उसकी तरफ खींच जाते हैं। वो दोनों लड़के भी चौंक गए कि आन्या अचानक ड्राइविंग सिखाने की बात कैसे कर रही है, लेकिन आरव की कार को जिस तरह वो मोड़ रहा था, वो सीन याद कर दोनों भी थोड़ा प्रभावित हो गए। उनके पास अच्छी गाड़ियां तो थी, पर वैसी स्टाइल में चलाना नहीं आता था। आरव ने थोड़ा नाखुश होकर सिर हिलाया, नहीं ये बहुत खतरनाक है, तुम लोग अभी बच्चे हो, घर जाओ, आराम से सोओ, रात को रेसिंग वेसिंग मत करो। ये सुनते ही आन्या का चेहरा गिर गया। उसने मुंह फुलाकर कहा, अंकल मैंने आपसे सिखाने को कहा क्योंकि आपकी ड्राइविंग वाकई बढ़िया है, मैंने आपकी तारीफ की थी, लेकिन ये मत समझ लेना कि आपने जो किया, जो मुझे लगभग मार ही दिया, उसे मैं भूल गई हूँ। आरव हंस पड़ा, ओह तो अब क्या करना चाहती हो? आन्या ने घमंड से कहा, तुम्हें घर जाना है ना, और तुम्हें अपनी कार भी बहुत प्यारी होगी। ठीक है, अब मैं लोगों को बुलाऊंगी जो तुम्हारी कार का कबाड़ा बना देंगे, फिर देखती हूँ कैसे घर जाओगे। उसने अपने हाथ झटके से हटाए और पीछे खड़ा पीले बालों वाला लड़का तुरंत फोन निकालकर किसी को कॉल करने लगा। बिग ब्रो शिवम, आन्या दीदी को तंग किया जा रहा है, जल्दी आओ, उसने चिल्लाकर कहा और फिर घूरते हुए आरव को देखा, मानो उसे पूरी तरह बर्बाद मान लिया हो। आरव ने दिलचस्पी के साथ एक सिगरेट निकाली। रात लंबी थी और शरारती अमीर बच्चों को सबक सिखाने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। आन्या ने ठंडी हवा में उड़ती अपनी गुलाबी विग को संभालते हुए कहा, अंकल अब आपके पास एक आखिरी मौका है सोचने का, आप मुझे ड्राइविंग सिखाएंगे या फिर आज रात आप और आपकी कार दोनों को सजा भुगतनी पड़ेगी? आरव ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, वो फालतू बहसों में पड़ने का आदी नहीं था। उसने अपना सिर मोड़ा और सामने आती कुछ कारों की तरफ देखने लगा। पलक झपकते ही 3 स्पोर्ट्स कारें उसके सामने आकर रुक गईं। सबसे आगे थी एक नई ऑडी R8 V8 इंजन वाली शानदार गाड़ी। उसका काला रंग और डिजाइन रात में एक शाही ब्लैक नाइट जैसा प्रभाव दे रहा था। R8 से उतरा एक जवान स्मार्ट लड़का जो वर्साचे की शर्ट पहने था। उसका चेहरा तेज, आंखें चमकदार, भौहें तलवार जैसी, चाल में आत्मविश्वास और बाल छोटे छोटे जैसे ऊर्जा से भरे हों। उसकी उम्र कोई 20 साल के आसपास होगी, लेकिन देखने में वो काफी परिपक्व लग रहा था। उस लड़के का नाम शिवम था। उसके उतरते ही 4 बॉडीगार्ड्स काले सूट में उसके पीछे पीछे हो लिए। ये देखकर आरव की आंखों में शरारत सी चमक आई। आजकल सुपरकार चलाने वाले लोग जरूरी नहीं कि बहुत अमीर हो, इंस्टॉलमेंट्स का जमाना है, लेकिन जिनके पास बॉडीगार्ड हो वो लोग सूरत में गिने चुने ही हैं, या तो बहुत अमीर होते हैं या फिर बहुत पावरफुल। शिवम ने आरव की तरफ एक बार देखा और फिर ऐसे मुंह फेर लिया जैसे एक पल ज्यादा देखना भी समय की बर्बादी हो। आन्या क्या हुआ? शिवम ने मुस्कुराते हुए पूछा। आन्या ने मुंह बिचकाया जैसे उसकी बातों में कोई रुचि न हो। उसने इशारे से पीछे खड़े दोनों लड़कों को बोलने को कहा। दोनों लड़के जो शायद खुद भी किसी अमीर घर से थे, शिवम के सामने भीगी बिल्ली बन गए। बिग ब्रो शिवम कहते हुए उन्होंने पूरी कहानी बता दी। शिवम ने जब सुना कि आन्या को आरव की गाड़ी ने लगभग कुचल ही दिया था, तो उसका चेहरा कड़ा हो गया। पहले जो घृणा की नजर थी, अब उसमें गुस्सा झलकने लगा। फिक्र मत करो आन्या, मैं सब संभाल लूंगा। शिवम ने अब भी उससे नरमी से कहा।
लेकिन साथ ही हाथ से इशारा किया जैसे आदेश दे रहा हो। चारों बॉडीगार्ड्स ने सिर हिलाया और एक साथ आगे बढ़े। एक भारी दबाव वहां महसूस होने लगा। आरव मुस्कुराया, लगता था कि ये बॉडीगार्ड सैन्य ट्रेनिंग वाले थे। उनमें वही ठहराव और अनुशासन था, मगर ये सब अब भी उसके लिए बेकार था। बॉडीगार्ड्स बस कुछ मुके और लाते चलाकर अपने मालिक को संतुष्ट करना चाहते थे, लेकिन 3 कदम भी नहीं चले थे कि उन्हें लगा जैसे कोई भारी लहर उन्हें दबोच रही हो। ये सभी लोग पूर्व सैनिक लग रहे थे, लेकिन अब उनके शरीर में पसीना छलकने लगा। उनके अंदर की अनुभवी चेतना कह रही थी, ये आदमी बेहद खतरनाक है। जैसे कोई छोटा सा बवंडर सीधा समुद्र की ठंडी लहरों से टकरा रहा हो, उनके दिलों में हार मान लेने का डर भर गया। शिवम जब ये सब देख रहा था तो चिल्लाया, क्या हो रहा है? एक आदमी को संभालना इतना मुश्किल है? क्या अब मुझे खुद उतरना पड़ेगा? चारों बॉडीगार्ड्स ने एक दूसरे को देखा, फीकी हंसी हंसी। पैसा लिया है तो मालिक का साथ देना पड़ेगा, चाहे मौत सामने ही क्यों ना हो। अगले ही पल चारों एक साथ झपट पड़े, जोरदार मुके और लाते चलाते हुए आरव की ओर बढ़े, उसके दोनों तरफ और नीचे की ओर वार करते हुए। आरव ने एक आखिरी बार सिगरेट का कश लिया और जलती हुई सिगरेट को हवा में उछाल दिया। फिर हल्के से जमीन पर पैरों से उछलकर एक फ्लिप में वो उनके पीछे पहुंच गया, चारों को चकमा देते हुए। उसके तुरंत बाद उसने 2 बॉडीगार्ड्स की कॉलर पकड़ ली। उनके शरीर में एक अनोखी ताकत का खिंचाव महसूस हुआ और वो दोनों हवा में उड़ते चले गए। जैसे किसी एक्शन फिल्म का सीन हो, आरव ने 2 लोगों को पीछे फेंकते हुए उसकी ताकत से खुद को पीछे गिराया और उसी दौरान अपनी कोहनियां मोड़कर बाकी 2 बॉडीगार्ड्स की रीढ़ की हड्डियों पर सीधा वार कर दिया। पलक झपकते ही जो 4 बॉडीगार्ड्स उस पर हमला करने आए थे, अब जमीन पर पड़े कराह रहे थे, उठ भी नहीं पा रहे थे। हवा में जो सिगरेट का टुकड़ा उछला था, अब जाकर जमीन पर गिरा और वहां छोटे छोटे चिंगारी के फूल बिखर गए। आन्या से आरव का हिसाब चुकता करने का वादा करने वाला शिवम भी अब हक्का बक्का रह गया था और डर से कांप रहा था। आरव की गाड़ी चलाने की जो कला उन्होंने देखी, उसे देखकर बाकी 2 लड़के भी चुपचाप शिवम के पीछे छिप गए। उनमें तो दोबारा उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं बची थी। सिर्फ आन्या के चेहरे पर कुछ अलग ही भाव थे, जैसे उसे कुछ रोमांचक दिखाई दे गया हो। उसके देखने का तरीका अब आरव के लिए बिल्कुल बदल चुका था। आरव ने ताली बजाई, थोड़ा असंतुष्ट सा चेहरा बनाया और सिर हिलाते हुए शिवम की ओर मजाकिया मुस्कान फेंकी। यंग मास्टर, अब भी इस लड़की के लिए खड़े रहना चाहते हो? असल में आरव को लगा था कि जब शिवम उसकी जबरदस्त मौजूदगी देखेगा तो पीछे हट जाएगा और आन्या का साथ छोड़ देगा, लेकिन शिवम का बर्ताव उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग निकला। हल्की सी थरथराहट के बाद भी शिवम आन्या के आगे अडिग खड़ा रहा। अब उसकी आवाज में पहले जैसी रोब नहीं थी, पर इरादा उतना ही मजबूत था। मैं मानता हूं कि तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन सिर्फ इससे मैं तुमसे डरने नहीं वाला। मैं आन्या की हिफाजत जरूर करूंगा। आन्या को भी शायद उम्मीद नहीं थी कि शिवम यूं डटेगा। उसकी आंखों में भावुकता दिखी, मगर उसने कोई आभार नहीं जताया। आरव अजीब सा मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल समर्पित आशिक निकला तू भी। बुरा नहीं, बुरा नहीं, काफी हद तक अपने इस चाचा जैसा ही लग रहा है। फिर खुद पर हंसते हुए वो अपनी M3 की तरफ मुड़ गया। ऐसे ही चले जाओगे? शिवम कुछ समझ नहीं पाया। फिर उसे एहसास हुआ कि आरव उसे जाने दे रहा है। आरव अपनी BMW में बैठा और शिवम की तरफ देखकर बोला, तुम शिवम ही हो ना? तुम्हें मेरी कुछ बातें बेशक बुजुर्गों वाली या घिसी पिटी लगेंगी, लेकिन तुम्हारे अच्छे स्वभाव के चलते मैं तुम्हें कुछ सलाह देना चाहता हूँ। अपने आप को ज्यादा ऊंचा मत समझो, क्योंकि हर किसी के ऊपर कोई और होता है और हर आसमान के ऊपर एक और आसमान होता है। ये कहावत यूं ही नहीं बनी, मैं बस समझा रहा हूँ, कोई और मकसद नहीं है। अब तो उम्मीद है कि तुम लोग मुझे घर जाने से नहीं रोकोगे, है ना? वो दोनों लड़के जो पहले रास्ता रोक रहे थे, अब तो कब के कोने में छिप चुके थे। भला अब कौन उसे रोकने की हिम्मत करता? आरव ने कार स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल गया। BMW को जाते हुए शिवम और आन्या कुछ देर तक बस देखते रहे, लेकिन अब भी उन्हें पूरी बात की समझ नहीं आई थी। कितना अजीब आदमी है। शिवम के चेहरे पर डर और सम्मान दोनों एक साथ झलक रहे थे। वहीं आन्या के चेहरे पर ताजगी थी, उसकी सुंदर आंखों में शरारत झलक रही थी। कौन जानता है उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था। जब आरव ड्रैगन गार्डन के विला में पहुंचा तो नेहा ने दरवाजा खोलते ही मुस्कान से उसका स्वागत किया। यंग मास्टर, आप आ गए। खाना खाया आपने? नहीं खाया हो तो मैं गरम कर देती हूँ। आरव ने पेट सहलाया। रोज के साथ दोपहर का जो एक्सरसाइज हुआ था, फिर रेसिंग और लोगों की पिटाई, उसमें उसने खाना खाना ही भूल गया था। वह हंसते हुए बोला, नेहा जल्दी से खाना लगा दो।
पश्चिमी डाइनिंग टेबल पर बैठकर आरव ने 2 कटोरे चावल गटक लिए और फिर संतोष की सांस लेकर डकार ली। सामने खड़ी नेहा की तरफ देखकर बोला, घर में कोई खाना बनाने वाला हो और वो भी इतना अच्छा बनाए तो मजा ही आ जाता है, खासकर जब वो नेहा जैसी हो। नेहा मेज समेटते हुए हंसते हुए बोली, आपको पसंद आया तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या। आपने जो किया है उसके सामने मैं तो बस खाना बना सकती हूँ और घर देख सकती हूँ। क्या मतलब? आरव को थोड़ी हैरानी हुई। थोड़ा हिचकिचाते हुए नेहा का चेहरा गंभीर हो गया। यंग मास्टर, आज जो मास्टर आए थे, अगर आप ना होते तो लिटिल मिस आज फिर से बहुत नाराज हो जाती। आरव को तुरंत समझ आ गया, वीरेंद्र और जास्मिन के बीच दिन में जो हुआ था उसी की बात हो रही है। हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तो लगता है जास्मिन वैसे भी काफी गुस्से में थी। अपने पिता से उस तरह के शब्द सुनकर कोई भी बेटी नाराज होगी। नेहा ने सिर हिलाया, यंग मास्टर, आप समझ नहीं पाए। लिटिल मिस जरूर नाराज थी, पर पिछली 2 बार जैसी बात नहीं थी। कुछ दिन पहले मास्टर उन्हें आहूजा फैमिली के यंग मास्टर से शादी की मीटिंग में ले गए थे और पुराना विला भी सौंपने की धमकी दी। मिस इतनी नाराज हुई कि बाहर जाकर शराब पी ली। अगली सुबह तक घर भी नहीं लौटी। मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ, उन्होंने कभी अपनी हद नहीं तोड़ी। अगर इतनी नाराज न होती तो कभी शराब न पीती। आरव ने नाक खुजाते हुए सोचा, हाँ, इतना नशा किया कि ये तक नहीं समझ पाई किसी ने ड्रग्स दे दिया और फिर मेरे साथ सो गई जैसे किसी बार की लड़की हो। अगर मैं ना होता तो उन्हें पता तक नहीं चलता कि उनके साथ क्या हुआ। अब सब थोड़ा बेहतर है, नेहा ने तसल्ली भरे अंदाज में कहा। अब यंग मास्टर यहाँ है तो मास्टर का लिटिल मिस पर हावी होना इतना आसान नहीं रहा। सच में, घर में एक मर्द हो तो शांति रहती है। आरव को और शर्म आ रही थी। उसने बात बदलते हुए पूछा, नेहा, जास्मिन कहाँ है? क्या उसने खाना खा लिया? नेहा ने थोड़ा खिन्न सा मुस्कान दिया। लिटिल मिस ऊपर स्टडी में काम कर रही है। दिन की उस घटना से परेशान थी तो शाम होते होते ही कुछ ठीक हुई और फिर काम में लग गई। कह रही थी कि काम के लिए समय कम बचा है। उन्होंने अब तक खाना भी नहीं खाया। आरव ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ये ठीक नहीं है। खाली पेट इंसान कुछ नहीं कर सकता। चाहे कितना भी काम हो, खाना तो जरूरी है। मैं भी यही कहती हूँ। नेहा ने लाचार हंसी दी, पर लिटिल मिस बहुत जिद्दी है। एक बार काम शुरू कर दिया तो दरवाजा खटखटाने की भी इजाजत नहीं देती। कुछ भेजा जाए तो भी नाराज हो जाती है। आरव थोड़ी देर सोचता रहा। भविष्य चाहे जो हो, फिलहाल वो मेरी पत्नी है। अगर उसे भूख लगेगी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर बोला, नेहा, एक और प्लेट तैयार करो, मैं खुद उसे देने जाऊंगा। सच में, शायद अगर आप देंगे तो लिटिल मिस खा ले। जैसे नेहा को इसी बात का इंतजार था, वो खुश होकर रसोई की ओर भाग गई। कुछ ही देर में आरव एक ट्रे में गर्मागर्म खाने के साथ जास्मिन के स्टडी रूम के दरवाजे पर पहुंच गया। बाहर से अंदर कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसने दरवाजा खटखटाया पर कोई जवाब नहीं मिला। अपनी तेज सुनने की क्षमता के बावजूद उसे अंदर कोई हलचल महसूस नहीं हुई, जो थोड़ा अजीब था। थोड़ा सोचकर आरव ने खुद ही दरवाजा खोला और धीरे से अंदर गया। कमरे में चारों ओर किताबें सजी थीं, हर दिशा में करीने से रखी गई थीं। कमरे में किताबों और जास्मिन की हल्की खुशबू फैली हुई थी। 2 बांस के गमलों के बीच एक बड़ा महोगनी का डेस्क रखा था, जिस पर ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स और किताबें फैली थीं। जास्मिन उस समय काली लेदर की कुर्सी पर बैठी मेज पर झुकी हुई सो रही थी। उसके चेहरे पर अब उसकी यूजुअल सख्ती नहीं थी। उसकी खूबसूरत भौहें, नन्ही सी नाक, मुलायम होंठ, सब कुछ बेहद आकर्षक लग रहा था। टेबल लैंप की रोशनी उसके लहराते काले बालों में चमक बिखेर रही थी। अपनी पत्नी का ये नाजुक और थका हुआ रूप देखकर आरव को हल्की ग्लानि हुई। एक औरत होकर उस पर कितना दबाव है और फिर भी उसे जी जान लगाकर काम करना पड़ता है। इतनी सुंदर होकर भी वो कभी मुस्कुराती नहीं। अब समझ में आया। यही सोचते हुए उसे थोड़ी दया भी आई। आरव ने खाना टेबल पर रखा और फिर कमरे में नजर दौड़ाई। फिर एक हैंगर से एक कोट उठाया। धीरे धीरे जास्मिन के पास गया और वो कोट उसके ऊपर हल्के से डाल दिया, ध्यान रखते हुए कि कहीं उसकी नींद न टूट जाए। फिर उसने टेबल लैंप बंद किया, जिससे कमरा अंधेरे में डूब गया और वो चुपचाप बाहर निकल आया। नीचे नेहा रसोई में व्यस्त थी और अभी रात काफी बाकी थी, तो आरव ने लिविंग रूम में बड़ा लेड टीवी चालू किया, सोफे पर लेटा और शाम की खबरें देखने लगा। कुछ ही देर बाद सीढ़ियों से दा 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 की आवाज आई। आरव ने मुड़कर देखा, जास्मिन नीचे आ रही थी। हाथ में वही कोट था जो उसने उस पर डाला था और उसकी नजरें आरव पर टिकी थी, एक जटिल से भाव के साथ। क्यों? लंबी खामोशी के बाद एकदम भावहीन चेहरे के साथ जास्मिन ने बस यही एक शब्द कहा। क्या क्यों? आरव ने उल्टा सवाल किया।
जास्मिन ने अपने हाथ में पकड़ा कोट आरव की तरफ फेंक दिया। असल में वो पूछना चाहती थी कि उसने अचानक उसकी परवाह क्यों की, उसे कोट क्यों पहनाया और खाना क्यों भिजवाया। लेकिन जब वो बोलने लगी तो उसे थोड़ी शर्म सी महसूस हुई और वो सिर्फ इतना ही कह पाए, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम किस बारे में बात कर रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आरव ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा। जास्मिन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और मन ही मन बड़बड़ाई कि ये आदमी अब भी उतना ही ढीठ है। क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे जल्दी थी? जब तुमने मुझे सोते देखा तो जगह क्यों नहीं दिया? अगर मेरी जॉब लेट हो जाती तो? मैंने तो पहले ही कहा कि मुझे कुछ भी पता नहीं। आरव ने कंधे उचकाते हुए सिगरेट निकाली, उसे जलाया और फिर आराम से पीने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जास्मिन को कोई जवाब नहीं सूझा तो वो चुप हो गई, बस ठंडे स्वर में बोली, मेरी इजाजत के बिना तुम मेरे स्टडी रूम और बेडरूम में नहीं आ सकते, वरना मैं तुम्हें घर से निकलवा दूंगी। हाँ, आरव हंसा, घर से निकाल दोगी? मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मुझे यहाँ रहना है। तुमने ही मुझे अंदर बुलाया, कमरा तैयार कराया, सारा सामान खरीद कर दिया, और अब ऐसा बोल रही हो जैसे मैंने गिड़गिड़ा कर तुमसे रहने की भीख मांगी हो। अरे मेरी प्यारी बीवी, तुम्हारी ये बातें तो बड़ी उलझन वाली है। जास्मिन कुछ कहना चाहती थी, लेकिन याद आया कि उसने ही उसे बुलाया था रहने के लिए। अब कहने को कुछ नहीं था, तो बस गुस्से से आरव को घूरा और बोली, मैं तुम जैसे बदतमीज से बहस नहीं करूंगी, कल से एक ढंग की नौकरी ढूंढना शुरू करो। और फिर हल्की सी खुशबू छोड़ते हुए सीढ़ियों से ऊपर चली गई। सीढ़ियों पर चढ़ते समय उसने सुना कि आरव ने लिविंग रूम से आराम से कहा, खाना टाइम से खा लेना। जास्मिन के कदम एक पल को रुके, उसके दिल में एक हल्की गर्माहट दौड़ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, आरव टीवी देखते हुए सिगरेट पी रहा था। उसे कुछ पल के लिए एक टक घूरती रही। इतने सालों में नेहा और उसके मर चुके माँ और नानी के अलावा कोई नहीं था जिसने उसे ऐसा घरेलू अपनापन या ख्याल दिया हो, वो भी एक मर्द ने। फिर उसे दिन की वो बातें याद आईं जब आरव ने उसकी रक्षा की थी और उसके उस गुस्सैल बाप वीरेंद्र को घर से बाहर फेंक दिया था। ये सोचकर उसके चेहरे पर थोड़ी लज्जा आ गई। असल में जब आरव ने उसे कोट उड़ाया था तब वो पहले से ही जाग रही थी, लेकिन अपने अंदर की ठंडी और संकोची फितरत की वजह से वो अपनी भावनाएं जाहिर नहीं कर सकी, नहीं अपनी आंखें खोलने की हिम्मत कर सकी, इसलिए बस सोने का नाटक करती रही। अब जब आरव ने उसे खाने की याद दिलाई तो वो थोड़ा भावुक हो गई, लेकिन चेहरे पर वही सर्द भाव रखते हुए बोली, मुझे तुम्हारी परवाह की जरूरत नहीं, और जल्दी से अपने स्टडी रूम में चली गई। रसोई से बाहर आ रही नेहा ने ये सब देखा तो वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं सकी। सूरत के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में स्थित श्रृंगार इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर 40 मंजिल से भी ऊंचा था। इंटरनेशनल शब्द बस यूं ही नहीं लगाया गया था। ये कंपनी यूरोप, यूएसए और जापान के 3 बड़े मार्केट्स में अपनी पहचान बना चुकी थी। श्रृंगार इंटरनेशनल अब फैशन और कॉस्मेटिक्स की दुनिया में भारत की टॉप 10 कंपनियों में शामिल हो चुकी थी। श्रृंगार की पूरी बिल्डिंग किसी पतली और खूबसूरत सिल्वर ट्यूलिप की तरह दिखती थी। इसकी डिजाइन में सादगी और एलिगेंस था, जो अंदर आने वाले हर इंसान को ताजगी और जोश का एहसास देता। इमारत की हवा में हल्की सी परफ्यूम की महक फैली रहती थी और चारों तरफ खूबसूरती से लगे पौधे और फूल सफेद रंग की दीवारों को नेचुरल खूबसूरती देते थे। पर श्रृंगार इंटरनेशनल की पहचान इसकी सजावट नहीं, बल्कि वहां काम करने वाली खूबसूरत ऑफिस लेडी यूनिफॉर्म में लड़कियों की वजह से थी। फैशन और कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री होने की वजह से यहाँ ज्यादातर स्टाफ महिलाएं ही थीं, लेकिन खास बात यह थी कि श्रृंगार की हायरिंग में कंपनी की इमेज का पूरा ध्यान रखा जाता था। मतलब यहाँ सिर्फ स्मार्ट और खूबसूरत शहर की लड़कियां ही भर्ती की जाती थी, और कंपनी की मॉडल्स, वो तो किसी का भी दिल चुरा लें। इसीलिए कई अकेले शहर के लड़के श्रृंगार के बाहर चक्कर काटते रहते, उम्मीद में कि शायद कोई लड़की फंस जाए। लेकिन सच्चाई ये थी कि उनमें से किस्मत वालों की संख्या न के बराबर थी। राइटर, ये कहानी सबसे दुखद है क्राइंग। ऐसे माहौल में श्रृंगार में जॉब मिलना हर आदमी का सपना बन गया था। तो जब कंपनी ने पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट के लिए हायरिंग का ऐलान किया तो हजारों मर्द पागल हो गए। इसीलिए श्रृंगार ने मर्दों के लिए कुछ खास शर्तें रख दी। 1. कैंडिडेट का बैचलर डिग्री टॉप 50 यूनिवर्सिटी में से किसी एक से होनी चाहिए। 2. उसे कम से कम 2 विदेशी भाषाओं में माहिर होना चाहिए। इन शर्तों को देखकर बहुत से मर्द डर के मारे पीछे हट गए। सोचो, अगर कोई इन शर्तों को पूरा करता है तो वो किसी कंपनी का टॉप एग्जीक्यूटिव होगा, न कि एक पीआर ऑफिसर। लड़कियां जरूरी है, लेकिन जब पैसा हो तो कौन सी लड़की नहीं मिलती। आखिरकार इंटरव्यू के दिन जो दर्जनों लोग आए थे उनमें से सिर्फ 10 से भी कम मर्द बचे थे, और ये सब के सब बड़े ब्रांडेड कपड़े पहने,
आत्मविश्वास से लबरेज और एक से एक घमंडी थे, ऐसे जैसे उन्हें नौकरी की नहीं, बस मजे की तलाश हो। असल में उनका मकसद जॉब नहीं, बस रोमांच और औरतें था। अब इंटरव्यू शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। 2 राउंड थे, पहला एक लिखित टेस्ट और दूसरा एक इंटरव्यू। हॉल में बचे हुए 30 से कुछ ज्यादा लोगों में ज्यादातर महिलाएं नर्वस थीं और वो 7-8 मर्द एकदम बेफिक्र। आरव के पास एक मोटा आदमी बैठा था, तेल से चिपके बाल, चिपचिपा चेहरा, छोटी चश्मे की फ्रेम और पूरा अरमनी से लिपटा हुआ। भाई, किस फूल पर नजर है? वो मोटा मुस्कुराते हुए धीरे से आरव के पास झुककर बोला। आरव थोड़ा हैरानी से बोला, किस फूल पर नजर मतलब? अरे मत बनो अब, मोटा हरामी हंसते हुए बोला। भाई, इतना सीधा बनने की जरूरत नहीं है। चलो मैं पहले बता देता हूँ, मुझे तो पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट की चीफ अर्पिता पसंद है। अब तुम्हारी बारी। आरव उसकी ईमानदारी देखकर थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर बोला, मैं तो बस जॉब के लिए आया हूँ, मेरी तो बीवी भी है। भाड़ में गई तेरी बीवी, ऐसा झूठ कौन मानता है? मोटा उसे घोर तिरस्कार की नजर से देखता हुआ बोला। ईमानदार आदमी झूठ नहीं बोलते। यहाँ जितने भाई बैठे हैं सब पैसे वाले हैं, जिनके पास खर्चने को कुछ नहीं और इसलिए यहाँ लड़कियां पटाने आए हैं। तुम भी कैल्विन क्लेन का ये नया समर कलेक्शन पहनकर पीआर की छोटी सी नौकरी के लिए आए हो। मुझे मूर्ख समझा है या खुद को? बीवी है। अगर तुम कहते 10 गर्लफ्रेंड हैं तो मान लेता, लेकिन बीवी? कौन पागल शादी करता है खुद पर कंट्रोल रखने के लिए? आरव हैरान रह गया। उसने चुपचाप सिर हिलाया और लंबी सांस लेते हुए बोला, लगता है ये देश विदेशों से भी ज्यादा ओपन हो गया है। क्या दुनिया इतनी जल्दी बदल गई? क्या मैं सच में इस जमाने का अच्छा आदमी बन गया हूँ? और फिर उसने उस मोटे की बकवास पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। उसी वक्त हॉल के दरवाजे खुले। एक महिला अंदर दाखिल हुई, ब्लैक ड्रेस, सफेद शर्ट, बाल बंधे हुए। उसके पीछे 4 खूबसूरत ऑल फाइल्स लेकर चल रही थी। आ गई। अर्पिता खुद टेस्ट का सुपरविजन कर रही है। मोटा जैसे कोई नशा चढ़ गया हो, सीट पर बेचैनी से हिलने लगा। उसकी आंखें भेड़िए जैसी हो गईं और सीधे अर्पिता पर टिक गईं। सिर्फ वही नहीं, बाकी मर्दों की भी आंखों में चमक आ गई थी, मानो उन्हें अपना शिकार सामने दिख गया हो। आरव ने ऊपर देखा। इस वक्त अर्पिता का मोहक व्यक्तित्व पहले ही सभी कैंडिडेट्स के सामने पहुंच चुका था और उसने छोटा सा माइक उठा लिया था। सिर्फ एक नजर में ही आरव समझ गया कि आखिर फैटी और बाकी लड़के अर्पिता के इतने दीवाने क्यों हैं। वो वाकई में एक बेहद खूबसूरत और स्मार्ट महिला थी। उसका शरीर फिट था और चेहरा क्यूट सा। अगर तुलना करनी हो तो आरव के हिसाब से वो रोज को टक्कर दे सकती थी, लेकिन जहां रोज में एक वाइल्ड और फ्लिटी अंदाज था, वहीं अर्पिता में एक आत्मविश्वास से भरी इंटेलेक्चुअल सुंदरता थी। बिल्कुल साफ था कि ये सफेद कॉलर वाली ऑफिस टाइप की महिला उन मर्दों के लिए बेहद आकर्षक थी जो अब तक आम लड़कियों से खेल चुके थे। सभी कृपया शांत रहें, अर्पिता ने मुस्कुराते हुए आधिकारिक अंदाज में कहा। उसकी आवाज बिल्कुल घंटी जैसी साफ थी। अब आप सभी के लिए एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें आपकी विदेशी भाषाओं की क्षमता देखी जाएगी, क्योंकि पीआर का काम कई तरह के क्लाइंट्स से डील करता है। हम श्रृंगार इंटरनेशनल में इंटरनेशनल क्लाइंट्स से लगातार डील करते हैं। अगर कोई कर्मचारी ठीक से बातचीत नहीं कर पाया तो वो कंपनी के लिए गैर जिम्मेदाराना माना जाएगा। आप सभी की दी गई जानकारी के आधार पर हमने 6 विदेशी भाषाओं इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, स्पेनिश और इटालियन में टेस्ट पेपर तैयार किए हैं। आप सब 2 पसंदीदा भाषाएं चुन सकते हैं और उन्हीं में परीक्षा देंगे। 60% या उससे ज्यादा अंक लाने वाले ही फाइनल इंटरव्यू में पहुंच पाएंगे। कृपया ध्यान से और गंभीरता से टेस्ट पेपर को भरें। समय 1 घंटा है। धन्यवाद। इतना कहकर अर्पिता ने अपने साथ खड़ी 4 खूबसूरत असिस्टेंट्स को इशारा किया। फिर वो चारों कोनों से टेस्ट पेपर बांटने लगी। ज्यादातर कैंडिडेट्स को जो विदेशी भाषाएं आती थीं, वो बचपन से सीख रखी थीं, जैसे इंग्लिश और उससे मिलती जुलती स्पेनिश या आसान जापानीज। इसलिए जब टेस्ट पेपर चुनने की बारी आई तो इंग्लिश और स्पेनिश के पेपर सबसे ज्यादा चुने गए। आरव कमरे के बीचों बीच बैठा था। जब एक असिस्टेंट ने उससे पूछा कि कौन कौन से टेस्ट पेपर चाहिए तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। आखिरकार वो मुस्कुराया और बोला, कोई भी दे दो, 2 दे दो बस। असिस्टेंट थोड़ी चौंकी, मन में सोचने लगी कि ये आदमी या तो पागल है या फिर बहुत बड़ा धुरंधर, शायद इसे 6 भाषाएं आती हों। थोड़ा शरारती मूड में उसने जानबूझकर नीचे से जर्मन और इटालियन के पेपर निकालकर उसे थमा दिए। अब तक किसी ने ये दोनों पेपर नहीं मांगे थे। परीक्षा में 60% पासिंग मार्क्स तो थे, लेकिन जहां पासिंग मार्क कम हो वहां पेपर की मुश्किलें ज्यादा होती है। आरव को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने पेपर लिया, नाम लिखा और भरने में लग गया।
5 मिनट के अंदर परीक्षा कक्ष में माहौल एकदम गंभीर हो गया। खासकर जो थोड़े से मर्द बचे थे वो काफी परेशान थे। वजह थी पेपर में पूछे गए सवाल। ज्यादातर सवाल औरतों के मेकअप और कपड़ों से जुड़े थे। ये ऐसी जानकारी थी जो शायद उन्हें हिंदी में भी नहीं आती। उन्हें औरतों से खेलना आता था, लेकिन औरतों को समझना नहीं। मेकअप के इंग्रेडिएंट्स, ब्रा, थॉन्ग और ब्रेस्ट पैड्स की डिजाइन टर्मिनोलॉजी से भरे हुए पेपर ने तो सबका दिमाग घुमा दिया। सिर्फ 10 मिनट में ही 7-8 में से 4 मर्द तो पेपर छोड़कर उठ खड़े हुए। जाते जाते भी उनकी नजरें अर्पिता की हॉट फिगर पर टिकी रहीं। आरव के बगल में बैठा फैटी पसीने पसीने हो रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके पेपर में जुटा रहा। 15 मिनट बाद आरव ने पेपर देखते हुए भौहें चढ़ाई और हाथ उठाकर कहा, माफ कीजिए प्रॉक्टर, मुझे एक सवाल पूछना है। अर्पिता ने अपने प्रोफेशनल स्माइल को बनाए रखते हुए सिर हिलाया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। क्या सवाल है मिस्टर? जैसे जैसे वो पास आए उसका प्रोफेशनल लुक और भी चमक उठा। उस पर से उसका हल्का शनेल परफ्यूम उसकी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी और सुंदरता के साथ खूब जम रहा था। फैटी तो कब का अपना पेन छोड़ चुका था और अब अर्पिता को देखकर लार निगल रहा था। लेकिन आरव, जो कि पहले से ही रोज, रिंकल और अपनी बीवी जास्मिन जैसे हसीनाओं से घिरा है, उसे देखकर कोई खास रिएक्शन नहीं दिखा। वो बस अपने जर्मन पेपर की तरफ इशारा करते हुए बोला, इस वही टर्न वाले सवाल में गलती है। शायद आप लोग वरे टर्न टाइप करना चाह रहे थे। असल में टी बैग पहनने से वेजाइना पर अल्सर बन सकता है। इस संदर्भ में ए टर्न सफिशिएट और ज्यादा प्रिसाइज होता। उसने ये बात धीमे लेकिन बिल्कुल साफ शब्दों में कही थी। बात खत्म होते ही पूरे कमरे में लोग उसे हैरानी से देखने लगे। कुछ लड़कियां तो शर्म से लाल हो गईं। एक मर्द को इस तरह से औरतों की प्राइवेट बातें करते देखना थोड़ा अजीब था। अर्पिता एक पल को स्तब्ध रह गई। उसे लगा था कि आरव कोई पर्सनल डाउट पूछेगा, लेकिन उसने तो पूरे पेपर की गलती पकड़ ली थी। उसने तुरंत अपनी असिस्टेंट को ऑनलाइन जाकर चेक करने का इशारा किया। कुछ ही पलों में असिस्टेंट ने डिक्शनरी में चेक कर बताया कि आरव सही है, असल शब्द में टाइप था। अब सबका नजरिया आरव की तरफ एकदम बदल गया। संदेह और हैरानी से लेकर अब सराहना और जलन तक। श्रृंगार इंटरनेशनल की कुछ महिला कर्मचारी तो धीरे धीरे फुसफुसाने लगी और आरव को गौर से देखने लगी। फैटी के दिल से बस यही निकला, धत तेरी, ये तो सच में छुपा रुस्तम है, लड़कियां पटाने का उस्ताद निकला। अर्पिता ने मुस्कुराते हुए होंठ दबाए और कहा, मिस्टर, आप वाकई में कमाल के हैं। हमारी गलती बताने के लिए धन्यवाद। कृपया पेपर जारी रखें। जारी रखें। आरव हंसते हुए दोनों पेपर उठाते हुए बोला, प्रॉक्टर, मैं तो दोनों पेपर पहले ही पूरा कर चुका हूँ। मैं जमा करना चाहता हूँ। वाह! पूरे कमरे में चारों ओर से शोर उठ गया। सब चौंक गए थे। क्या ये इंसान भी है? सिर्फ 15 मिनट में इसने न सिर्फ पेपर की गलती पकड़ी, बल्कि दोनों टेस्ट भी पूरे कर डाले। अर्पिता का शांत चेहरा भी अब थोड़ा नरम पड़ा और उसने हल्के आश्चर्य से कहा, मिस्टर, क्या आप वाकई पेपर जमा करना चाहते हैं? अभी भी 40 मिनट से ज्यादा बचे हैं। क्या आप दोबारा चेक नहीं करना चाहेंगे? आरव ने सिर हिलाकर मना करते हुए कहा, मैं तो पीछे मुड़कर देखने का आदी नहीं हूँ। दोबारा देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, हम यहीं पर पेपर चेक कर लेंगे। अर्पिता ने बिना ज्यादा बात किए पेपर ले लिया और असिस्टेंट को दे दिया। फिर बाकी उम्मीदवारों पर ध्यान देने लगी, लेकिन बीच बीच में उसकी नजर बार बार आरव पर चली जाती थी, जैसे उसकी जिज्ञासा थमती ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद आरव बोर हो गया। उसे सिगरेट पीने का मन हुआ, लेकिन उसे याद आया कि यहाँ मना है। उसने हाथ उठाया और कहा, प्रॉक्टर, मैं बाथरूम जा रहा हूँ और उसी दौरान एक सिगरेट भी पी लूंगा। पुची। कुछ लड़कियां हंस पड़ी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतना पढ़ा लिखा और स्मार्ट दिखने वाला लड़का इतने खुले शब्दों में बात करेगा, लेकिन यही चीज उन्हें ताजगी देती थी। आमतौर पर उनके सामने आने वाले मर्द ज्यादा ही सुसंस्कृत बनने की कोशिश करते हैं। उनकी तुलना में आरव का बेपरवाह अंदाज जैसे जमीन आसमान का फर्क लग रहा था। अर्पिता ने भी थोड़ी हैरानी से भौहें चढ़ाई, लेकिन सिर हिला दिया। ठीक है, लेकिन बाथरूम में नहीं, बिल्डिंग के बाहर जाकर पीना और टाइम पर लौट आना। लेकिन अर्पिता की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आरव तो दरवाजा खुला छोड़कर भाग ही गया। श्रृंगार बिल्डिंग के बाहर आरव सिगरेट पी रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ मायूस चेहरे वाले लोग, जिनमें वो बेचारगी से दिखता हुआ फैटी भी था, एक एक कर बिल्डिंग से बाहर आ रहे थे। फैटी की नजर आरव पर पड़ी तो उसके चेहरे पर गुस्सा सा झलक गया। भाई, तेरा दिमाग बना कैसे है यार? इतनी मुश्किल बातें तूने हल कैसे कर ली? मुझे तो इंग्लिश टेस्ट का सिर्फ 80% ही समझ आया, और फ्रेंच टेस्ट के बारे में तो मत ही पूछ। ही, सब किस्मत है, किस्मत, आरव ने जवाब दिया।
वो फैटी को नहीं बता सकता था कि उसकी जो विचित्र मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग है उससे वो किसी चीज को बस एक बार देखकर भी सीख सकता है। आरव तो किसी भी भाषा की डिक्शनरी याद कर लेने के बाद उसे बड़ी आसानी से बोलने लग जाता है। फैटी ने मायूस होकर कहा, छोड़ यार, तेरे जैसा दिमाग वाला ही श्रृंगार इंटरनेशनल में जा सकता है, हम जैसे तो बाहर ही रहेंगे। अब तू ही हमारा नाम रोशन करना भाई, तू ही आखिरी टॉर्च बेयरर है। क्या इस राउंड में और कोई मर्द नहीं बचा? आरव ने हैरानी से पूछा। भाई, कौन पूरा दिन बैठकर अंडरवेयर डिजाइन्स की पर्पस पर रिसर्च करेगा, और वो भी फ्रेंच और स्पेनिश में? फैटी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मेरे हिसाब से तुझे मिला के भी 5 लोग नहीं बचेंगे। आरव ने थोड़ी चिंता से अपना सिर खुजलाया। उसे सच में ये परीक्षा इतनी मुश्किल नहीं लगी थी जितनी फैटी बता रहा था, बल्कि अब उसे लग रहा था कि उसने खुद को कुछ ज्यादा ही एक्सपोज कर दिया। कुछ सवाल तो जानबूझकर गलत करने चाहिए थे, वरना उसका लेड बैक जॉब ढूंढने का असली मकसद तो खो ही जाएगा। फैटी ने एक लंबी सांस ली, फिर आरव के कंधे पर हाथ रखा और बोला, चलो हम बाकी बचे भाइयों के साथ दारू पीने जा रहे हैं, वरना ये दिल का दर्द ऐसे ही नहीं जाएगा। इतना कहकर वो सारे लोग जो गहरे अफसोस में थे पार्किंग की ओर बढ़ गए। आरव कुछ उलझनों में डूबा हुआ धीरे धीरे फिर से एग्जाम हॉल की ओर चला। वहां अब सिर्फ 3 सुंदर महिलाएं बची थीं और आरव को मिलाकर बस 4 लोग पास हुए थे। जैसे ही वो अंदर गया, अर्पिता और बाकी एग्जामिनर्स ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। अर्पिता को तो सब समझ आ चुका था, थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर मुस्कुराकर बोली, बधाई हो मिस्टर आरव, आप हमारे फाइनल इंटरव्यू में पहुंचने वाले एकमात्र पुरुष कैंडिडेट हैं। साथ ही आप फॉरेन लैंग्वेज टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर भी हैं, आपने फुल मार्क्स लिए हैं। अर्पिता की बातों में जो सम्मान था, उससे आरव को पूरी तरह समझ आ गया कि उससे कुछ ज्यादा ही हो गया है। उसकी जर्मन और इटालियन की नॉलेज ने वहां की सारी महिलाओं को हैरान कर दिया था। थोड़ा झेपते हुए वो फिर से बैठ गया और फाइनल इंटरव्यू का इंतजार करने लगा। अब क्योंकि बस 4 ही लोग बचे थे, अर्पिता को माइक की जरूरत नहीं थी। वो मुस्कुराकर बोली, आप चारों लोग हमारी कठिन फॉरेन लैंग्वेज टेस्ट पास करके यहाँ तक पहुंचे हैं। इसका मतलब है कि आप सभी में वाकई काबिलियत है। अब फाइनल राउंड में हम आपकी फैशन इंडस्ट्री की समझ और बेहतरीन चीजों को पहचानने की क्षमता को परखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हर साल श्रृंगार इंटरनेशनल का क्लोथिंग डिजाइन बदलता है, इसलिए नए कर्मचारियों के लिए ये पहचानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि कौन से कपड़े हमारे ब्रांड के हैं। थोड़ी देर में 10 मॉडल्स इस साल के नए डिजाइन्स पहनकर आपके सामने आएंगे। आपको 5 मिनट के अंदर यह पहचानना है कि इनमें से कौन सा आउटफिट हमारे ब्रांड का नहीं है। एक ही मौका मिलेगा, और अगर आपने सही जवाब दिया तो बिना किसी और सवाल के आपको 2 महीने का ट्रायल कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। आरव ने भौहें चढ़ाई। सच कहें तो फैशन के बारे में उसकी समझ लगभग न के बराबर थी। उसे तो परवाह भी नहीं होती कि वो क्या पहन रहा है। पहले तो उसके सारे कपड़े कस्टम मेड होते थे और उसने कभी किसी ब्रांड के कपड़े पहने ही नहीं थे। इसी बीच एग्जाम रूम में पर्दा खुला और 10 लंबे मॉडल्स आराम से चलते हुए आगे आए। स्पॉटलाइट्स उन पर चमकने लगी और वे चारों कैंडिडेट्स के सामने खड़ी हो गईं। तुरंत ही तीनों महिलाओं की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने हल्की सी हैरानी में सांस खींची। महिलाओं को खूबसूरत चीजें पसंद होती हैं। उन 10 ड्रेसों को देखकर उनके मन में कई तरह के ख्याल आने लगे और उन्होंने हर एक ड्रेस को बड़े ध्यान से देखना शुरू किया। आरव ने पहले तो बस उनकी छातियां देखी, फिर होंठ चाटे और कपड़ों पर ध्यान देना शुरू किया। हर ड्रेस का पैटर्न और स्टाइल अलग था। किसी में लेपर्ड प्रिंट था, कोई लेस वाली 1 पीस ड्रेस थी, कहीं शिफॉन का टूटू था, तो कहीं पिंक स्ट्रैप वाली लॉन्ग ड्रेस, यहाँ तक कि एलिगेंट बिजनेस सूट्स भी थे। एक बात कॉमन थी, किसी ड्रेस पर किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लिखा था। आरव ने मॉडल्स को देखकर कुछ देर तक सोचा, फिर बिना झिझके आंसर शीट पर अपना जवाब लिख दिया। 5 मिनट बाद अर्पिता ने ताली बजाई और एक असिस्टेंट ने आकर सबकी शीट्स इकट्ठी की, फिर उन्हें अर्पिता को दे दिया। अर्पिता ने जवाबों पर एक नजर डाली और फिर आरव को हैरानी भरी नजरों से देखा। होठों पर मुस्कान लाते हुए बोली, नतीजा आ चुका है और मैं श्रृंगार इंटरनेशनल की ओर से हमारे नए सहयोगी मिस्टर आरव का गर्मजोशी से स्वागत करती हूँ। इतना कहकर उन्होंने ताली बजानी शुरू की। बाकी कर्मचारियों ने भी हैरानी और खुशी के साथ ताली बजाए, लेकिन बाकी तीनों कैंडिडेट्स को ये बात हजम नहीं हुई। एक महिला कैंडिडेट को तो गुस्सा आ गया और उसने पूछा, प्रॉक्टर, क्या आप हमें सही जवाब बताएंगी? अर्पिता ने सबको शांत किया, फिर उस महिला की ओर मुस्कुराकर देखा और आरव की ओर मुड़कर बोली, मिस्टर आरव, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने सही उत्तर कैसे पहचाना?
आरव को फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन वो जानता था कि इतने लोगों के सामने अपनी फ्यूचर बॉस को इग्नोर करना ठीक नहीं होगा। उसने गहरी सांस ली, हाथ उठाया और 10वें मॉडल की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने उसे चुना है। तीनों महिला कैंडिडेट्स थोड़ी देर के लिए हक्की बक्की रह गईं, फिर दोबारा 10वें मॉडल को गौर से देखने लगी। वो मॉडल एक क्लासिक यूरोपियन बोहेमियन स्टाइल की लॉन्ग ड्रेस पहने हुई थी। बोहेमियन स्टाइल के कपड़े थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, टैसल्स, पेंडेंट्स का सही तालमेल बहुत जरूरी होता है और उनका जिप्सी जैसा फ्री अंदाज हर मॉडर्न औरत कैरी नहीं कर पाती, इसलिए ऐसे कपड़े बहुत पसंद नहीं किए जाते। लेकिन क्योंकि ये ड्रेस इतनी अलग और जाहिर थी, बाकी तीनों महिलाओं ने इसे देखकर तुरंत रिजेक्ट कर दिया था। उन्हें लगा था कि इतनी मुश्किल फॉरेन लैंग्वेज टेस्ट देने के बाद इतनी ऑब्वियस गलती तो कंपनी नहीं करेगी। उन्हें लगा ये एक ट्रैप है। आरव को उनकी हैरानी और अफसोस से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो धीरे से बोला, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मॉडल नंबर 10 की ये बोहेमियन ड्रेस एक पुराने स्टाइल के इटालियन डिजाइनर की हैंडमेड ड्रेस है। इसके गर्डल में लगे क्रिस्टल्स और फ्रिंज स्कर्ट के पेंडेंट्स सब असली और अच्छी तरह से तराशे हुए हैं। ड्रेस के चेस्ट पर जो डायमंड लगे हैं वो भी असली साउथ अफ्रीकन डायमंड्स है। मेरे ख्याल से भले ही श्रृंगार इंटरनेशनल देश के टॉप 10 फैशन ब्रांड्स में हो, लेकिन इतनी हाई क्लास नेचुरल क्रिस्टल्स और डायमंड से बनी ड्रेस सिर्फ पहनावे के लिए बनाना मुमकिन नहीं है। अब सिर्फ तीनों कैंडिडेट्स ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद हर कर्मचारी भी दंग रह गया। सबने यही सोचा था कि आरव बस इतना समझ गया होगा कि ड्रेस महंगी है, पर किसी ने नहीं सोचा था कि वो इसकी पूरी हिस्ट्री तक बता देगा। पर कोई नहीं जानता था कि आरव अंदर से कितना खुश था। ये ड्रेस डिजाइन उसी बूढ़े आदमी ने की थी जो पहले उसके लिए कस्टम मेड शर्ट सिलता था। इतने साल मैंने उसके कपड़े पहने हैं, उसकी स्टाइल को मैं कैसे भूल सकता हूँ। इस तरह की बारीकी और शानदार स्टाइल सिर्फ उसी की हो सकती है। दुनिया में कोई दूसरा उसका मुकाबला नहीं कर सकता। बोहेमियन ड्रेस की भव्यता को देखते हुए आरव के चेहरे पर एक हल्की सी उदासी आ गई। उसने मन ही मन धीरे से कहा, रॉन, तुम जिद्दी बूढ़े जो प्रेस्बियोपिया के बावजूद रीडिंग ग्लासेस पहनने से इनकार करते हो, क्या तुम अब भी ठीक हो? आरव की परीक्षा में शानदार परफॉर्मेंस की वजह से श्रृंगार इंटरनेशनल हेडक्वार्टर के सभी कर्मचारियों की नजरें अब उसी पर थीं। यहाँ तक कि वो महिलाएं जो आगे चलकर उसके साथ काम करने वाली थीं, उनके लिए भी इतना बुद्धिमान आदमी एक चाय ब्रेक टॉपिक बन चुका था। अभी उसने ऑफिशियल ज्वाइनिंग भी नहीं की थी और पहले से ही ज्यादातर लोगों की नजरों में अपनी जगह बना चुका था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद अर्पिता उसे श्रृंगार बिल्डिंग की 18वीं मंजिल पर ले गई जहां पीआर डिपार्टमेंट था। पूरी मंजिल इसी डिपार्टमेंट के लिए रिजर्व थी। जैसे ही आरव ऑफिस के अंदर गया, वहां मौजूद लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। चूंकि वहां ज्यादातर महिलाएं थीं, इसलिए जब कोई मर्द इतने काबिलियत के साथ डिपार्टमेंट में शामिल होता है तो सबको अच्छा लगता है। अर्पिता ने आरव से एक छोटा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन करवाया और फिर उसे अपने डिपार्टमेंट हेड के ऑफिस में ले गई। ऑफिस के अंदर कुछ खूबसूरत स्कारलेट कफियर लिलीज के गमलों के अलावा बाकी सारा कमरा काफी सिंपल था। टेबल साफ सुथरी थी और दीवारों पर कई अवार्ड्स टंगे थे जो ये बता रहे थे कि इस कमरे की मालकिन ने अपने काम में गजब की सफलता और कुशलता पाई है। आरव को अपनी नई बॉस के लिए दिल से सम्मान महसूस हुआ। ये औरत जितनी सुंदर और आकर्षक थी, उतनी ही कॉन्फिडेंट और होशियार भी थी। उसमें कहीं से भी कोई बनावट या झूठ नजर नहीं आता था। इतनी कम उम्र में वो जिस पोजीशन तक पहुंची थी, वो सिर्फ खूबसूरती से नहीं, काबिलियत से ही मुमकिन था। बैठिए, कुछ पिएंगे? अर्पिता ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, प्यास नहीं है, आरव ने जवाब दिया। अर्पिता ने हंसते हुए सिर हिलाया और फिर भी उसके लिए पानी का गिलास भर दिया। मैंने ये इसलिए नहीं पूछा कि आपको वाकई प्यास लगी है, बल्कि ये एक इशारा था कि मैं आपसे लंबी बात करना चाहती हूँ। आपने कहकर कि आपको प्यास नहीं है, उस बातचीत को इनकार कर दिया। आगे से ऐसी छोटी बातों को समझा कीजिए। अब आप हमारे पीआर डिपार्टमेंट का हिस्सा है। आरव को थोड़ी असहजता महसूस हुई। कंपनी में आए उसे कुछ ही मिनट हुए थे और अभी से उसे ऊंच नीच का एहसास करवाया जा रहा था। वह हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, ओम, मिस अर्पिता, मैं एक सीधा सादा आदमी हूँ। छोटे मोटे काम कर लूँ तो बेहतर रहेगा, लेकिन ये कॉर्पोरेट काम मेरे बस का नहीं है। अर्पिता ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि एक ऐसा आदमी जो इटालियन और जर्मन भाषा में फ्लुएंट है और एक नज़र में हाथ से बनी इटालियन डिजाइनर ड्रेस को पहचान सकता है, उसे सीधा सादा कहा जा सकता है। वो मेज पर झुकते हुए बेहद ग्रेसफुल लग रही थी। ये आरव के पास जवाब नहीं था। उसने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। मिस अर्पिता, माने या न माने, मैं यहाँ बस नौकरी ढूंढने आया था। सच तो ये है कि मुझे पता भी नहीं कि पीआर डिपार्टमेंट में होता क्या है।
लेकिन अब जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है तो पूरी कोशिश करूंगा, बस पहले से ये साफ कर देना चाहता था। अर्पिता को लगा वो झूठ नहीं बोल रहा, तो उन्होंने बात का रुख बदलते हुए कहा, मैंने अभी अभी तुम्हारा रिज्यूमे देखा, उसमें बहुत कम जानकारी है। सिर्फ रोनक यूनिवर्सिटी से मार्केट मैनेजमेंट में मास्टर्स डिग्री दी गई है, लेकिन इतने सारे एप्लीकेंट्स में तुम अकेले थे जिसके पास अमेरिकन आईवी लीग की डिग्री थी, इसलिए तुम्हें सीधे फाइनल राउंड में लिया गया। अब लगता है हमसे कोई गलती नहीं हुई, कम से कम भाषा और फैशन की समझ तो तुम्हारी बेहतरीन है। सब किस्मत की बात है। किस्मत? आरव, जो बंदूकें तानने पर भी नहीं घबराता था, इतनी तारीफों पर थोड़ा झेप गया। अर्पिता को आरव की ये बातें बहुत हल्की लगी। उन्होंने थोड़ी देर चुप रहकर पूछा, आरव, जब तुम्हें पीआर की कोई समझ ही नहीं है तो तुमने अप्लाई क्यों किया? सच सुनना चाहेंगी? क्या मैं झूठ सुनने के लिए बैठी हूँ? आरव ने हंसी में कहा, लगता है आपको झूठ ही बेहतर लगेगा, क्योंकि सच शायद हजम न हो पाए। अर्पिता गुस्से से बोली, सच सुनना चाहती हूँ। आरव ने गहरी सांस ली। ठीक है, तो सच ये है कि मैं इसलिए अप्लाई करने आया क्योंकि मेरी बीवी चाहती थी कि मैं कोई इज्जतदार ऑफिस जॉब करूं। तुम्हारी बीवी चाहती थी कि तुम कोई इज्जतदार जॉब करो? अर्पिता को चक्कर आने लगे। उन्होंने पूछा, तो पहले क्या करते थे तुम? मैं मटन स्क्यूवर बेचता था वेस्ट रीजन के मार्केट में, हो सकता है आपने मुझे देखा हो। आधे साल से वहीं ठेला लगा रहा था। आरव ने हंसते हुए साफ साफ जवाब दिया। अर्पिता तो जैसे पागल ही हो गई। मटन स्क्यूवर बेचने वाला, इतने सारे काबिल लोगों में से चुना गया अकेला इंसान। मुझे ये मजाक जरा भी मजेदार नहीं लगा। आरव, मुझे नीचा दिखा रहे हो या खुद का मजाक बना रहे हो? उन्होंने शांत रहने की पूरी कोशिश की। आरव को समझ ही नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्या कहा जो इतना बुरा लग गया। उसने गंभीर होकर कहा, मिस अर्पिता, आप मेरे काम को नीचा समझ सकती हैं, लेकिन मेरे किरदार को नहीं। मैं भले ही मटन स्क्यूवर बेचता हूँ, लेकिन अपने काम पर मुझे कोई शर्म नहीं है। मुझे मटन स्क्यूवर बेचने पर गर्व है। अर्पिता का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। दांत पीसते हुए बोली, रोनक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, 2 विदेशी भाषाओं का एक्सपर्ट, फैशन की बारीकी तक जानने वाला आदमी मटन स्क्यूवर बेचता है। फिर बाकी एप्लीकेंट्स क्या थे? सब्जी वाले? आरव एक पल के लिए चुप हुआ, फिर गंभीरता से बोला, मिस अर्पिता, मुझे नहीं पता उन्होंने सब्जी बेची है या नहीं, पर आप उनसे खुद पूछ सकती हैं। तुम अर्पिता को लग रहा था जैसे जमीन घूम रही हो। ये आदमी असल में इंसान है भी या नहीं? आरव जानता था कि अब उसने गड़बड़ कर दी है। अभी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई थी और अपनी बॉस को इतना गुस्सा दिला दिया, लेकिन वो खुद भी उलझन में था। झूठ बोलता तो सुनती नहीं, और जब सच बोला तो गुस्सा हो गई। अब करे तो क्या करे? चुप रहना ही ठीक समझा। अर्पिता, जो महिलाओं में काफी समझदार मानी जाती थी, जल्दी ही खुद को शांत कर लिया। लेकिन अब वो आरव को पहले जैसी नजरों से नहीं देख रही थी, जैसे उसे कोई प्लेबॉय समझ रही हो जो सिर्फ टाइम पास करने आया हो। उन्होंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, अब मैं और कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हारी डेस्क बाहर 3रे कॉलम की पिछली कतार में है। वहां का सामान साफ करवा दिया गया है। कोई तुम्हें काम समझा देगा। अब जा सकते हो। ओह, थैंक यू मिस अर्पिता, मैं चलता हूँ। आरव ने जैसे ही राहत की सांस ली, तभी कुछ याद आया। उसने वापस मुड़कर टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया, एक ही घूंट में पी गया, आस्तीन से मुंह पोंछा और ऑफिस से बाहर निकल गया। ये देखकर अर्पिता की भौहें फिर से सिकुड़ गईं। वो आरव को अब और देखना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था, और अगर उन्हें उसे निकालना होता तो कंपनी को काफी भारी पेनल्टी भरनी पड़ती। ये काम सीईओ की मंजूरी के बिना नहीं हो सकता था। भले ही ये ट्रायल पीरियड हो, लेकिन आरव अब हेडक्वार्टर का हिस्सा था, नॉट जस्ट किसी डिपार्टमेंट का। काफी सोचने के बाद अर्पिता ने एक कॉल मिलाया। हेलो। फोन के दूसरी तरफ किसी महिला की सौम्य आवाज आए। अर्पिता कुछ पल रुकी, फिर बोली, सीईओ, मैं नए मेल ट्रायल पीआर मेंबर को निकालना चाहती हूँ। उसके व्यवहार, ईमानदारी और काबिलियत तीनों में दिक्कतें हैं। मैं अप्रूवल चाहती हूँ। सीईओ कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, तुम हमेशा सोच समझकर काम करती हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद इतनी जल्दी पछतावा क्यों? उसका पूरा डेटा मुझे भेजो, मैं देखने के बाद फैसला लूंगी। यस, सीईओ। कॉल कटने के बाद अर्पिता ने गहरी सांस ली, फिर कंपनी के इंट्रानेट के जरिए आरव की पूरी जानकारी सीईओ ऑफिस में भेज दी। आरव मुस्कुराते हुए अपने जोशीले नए साथियों का अभिवादन करता हुआ धीरे धीरे अपनी सीट की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह बैठा, खूबसूरत महिलाओं का एक झुंड उसे चारों ओर से घेर लिया। हर किसी की आंखों में चमक थी जो सीधे उसी को देख रही थी। हाय हैंडसम, मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम अस्मिता है।
एक बेज सूट में लहराते कर्व्स वाली महिला, जिसकी आंखें ऊपर की ओर उठे किनारों वाली थी, जिसे फीनिक्स आइज कहते हैं, बड़ी गर्मजोशी से अपना सफेद हाथ बढ़ाकर बोली, बिग सिस अस्मिता, हमारा नया साथी अभी आया ही है और तुम पहले ही उससे हाथ मिला रही हो, क्या उसे डरा नहीं दोगी? दूसरी महिला, जो बेबी ब्लू ड्रेस में थी, गैश हंसते हुए बोली। उसका चेहरा थोड़ा गोल था और शरीर भी काफी भरा पूरा। वह हंसते हुए बोली, तुम्हारा नाम आरव है ना? आगे से पीआर डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा संभल कर रहना बिग सिस अस्मिता से, जब ये मर्दों को खाती है तो हड्डियां तक नहीं छोड़ती। अस्मिता बिना शर्माए HMPH कहती है और वंशिका की भरी पूरी कमर को चुटकी लेती है। चुप कर वंशिका, सब जानते हैं कि तुम्हारी डिमांड सबसे ज्यादा है, बिना मर्द के तो तुम सो भी नहीं पाती। HMPH, ऐसा कुछ नहीं है। बिग सिस अस्मिता, देखो हमारी बिग सिस आरुषि ने तो अब तक शादी भी नहीं की, चाहे कुछ भी हो जाए हम उसे ये लड़का नहीं छीन सकते। वंशिका की नजरों का पीछा करते हुए आरव ने एक शांत सी महिला को देखा। वो गुलाबी कपड़ों में लंबी और सधी हुई थी, कंधों तक बालों में बैंगनी रंग की हल्की लंटें और ऑफिस स्टाइल में गजब की सुंदरता झलक रही थी। आरुषि मीठी मुस्कान के साथ बोली, तुम लोग क्या घूर रहे हो? मैं तो बस अपने नए सहयोगी का स्वागत कर रही हूँ, जितना तुम लोग बता रहे हो उतनी भी बुरी नहीं हूँ। इतना कहकर आरुषि ने भी अपना हाथ बढ़ाया। छोटे भाई आरव, एक हैंडशेक कर लेने में क्या बुराई है? ओह जरूर। आरव को तो आरुषि जैसी खूबसूरत महिला से हाथ मिलाने में कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि अस्मिता की तरह वंशिका की कमर पर चुटकी लेने का मौका भी अच्छा रहता। जैसे ही उसने आरुषि के पतले हाथ को पकड़ा, उसे हल्की सी अंगुली की रगड़ अपने हाथ की हथेली पर महसूस हुई। ऊपर देखा तो आरुषि ने वाकई में उसे एक शरारती सी आंख मारी। इतनी छोटी सी हरकत से ही आरव 7वें आसमान पर था। कोई शक नहीं कि इतनी मेहनत से इतने सारे मर्द श्रृंगार इंटरनेशनल में आने की कोशिश करते हैं। यहाँ की लड़कियां बहुत ही हाई क्वालिटी की है और सबसे जरूरी बात, ये सब बहुत ही फ्रेंडली भी है। इन 3 महिलाओं के वेलकम के बाद ऑफिस की बाकी महिलाओं ने भी आरव का स्वागत किया और जाहिर है कुछ न कुछ मजाक भी किया। करीब 10 मिनट बाद आरव ने ऑफिस में दूसरा मर्द देखा। वो एक छोटा कद वाला लड़का था, गोरा रंग, सफेद शर्ट पहने हुए, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कॉलेज का कोई स्टूडेंट हो जिसे अभी तक मुंडन भी ठीक से नहीं हुआ हो। उसका चेहरा नाजुक और शर्मीला था। उसे देखकर आरव को हंसी आ गई। ये इकलौता मर्द है ऑफिस में और फिर भी इतनी सारी लड़कियों से ज्यादा शर्मीला है। तो खुद ही हाथ आगे बढ़ाते हुए आरव बोला, मैं आरव हूँ, लगता है इस ऑफिस में तुम ही मेरे जैसे अकेले पुरुष हो, चलो आगे से अच्छे से निभाएंगे साथ। वो सुंदर सा लड़का थोड़ा सा शर्म से लाल होते हुए हाथ मिलाया और धीरे से बोला, मैं प्रवीण हूँ सर, स्वागत है डिपार्टमेंट में। प्रवीण, मॉर्निंग इरेक्शन, क्या नाम है यार, लेकिन उसका जो हुलिया है उससे तो लगता है कि उसमें वो काबिलियत है ही नहीं। येप, नाम सुनकर हंसी आनी जायज है। प्रवीण का मतलब भारतीय में मॉर्निंग इरेक्शन जैसा सुनाई देता है। आरव खुद को रोक नहीं पाया और हंसते हुए बोला, तुम्हारा नाम बड़ा खास है, काफी मर्दाना लगता है। प्रवीण और ज्यादा शर्म से नीचे देखने लगा। थैंक यू। हाँ भाई, नाम है मॉर्निंग इरेक्शन और स्वभाव में लड़की से ज्यादा शर्मीला। तभी बाकी लड़कियां भी पास आ गईं और वंशिका गैश हंसते हुए बोली, आरव, तुम्हें शायद नहीं पता, लिटिल प्रवीण नॉर्थ यूनिवर्सिटी का स्कॉलर है। तुम्हारे आने से पहले तक ये अकेला मर्द था हमारे डिपार्टमेंट में। अब तो सब बैलेंस हो गया। बिग ब्रो आरव के आने से यिन और यांग का संतुलन वापस आ गया। एक जवान पीआर मेंबर ने तो उसे बिग ब्रो कहना भी शुरू कर दिया। आरव भी सबके साथ मजाक करते हुए कुछ देर हंसता रहा, फिर अपने डेस्क की ओर लौट गया और दस्तावेज वगैरह ठीक करने लगा। आरव के डेस्क के सबसे पास अस्मिता बैठती थी। वो खुश होकर बोली, हैंडसम, कोई मदद चाहिए क्या? अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। आरव कुछ सोचते हुए बोला, ये लिटिल प्रवीण इतना शर्मीला होकर भी पीआर में कैसे आ गया? पीआर में तो कस्टमर से डीलिंग और बातचीत करनी पड़ती है, क्या वो वाकई इतना बोलने वाला है? अस्मिता थोड़ी चौंकी, जैसे ऐसा सवाल नहीं सोचा था। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, लिटिल प्रवीण की एंट्री शायद किसी सिफारिश से हुई है। सब उसकी शर्मीली नेचर को देखते हुए उसे सिर्फ क्लर्क वाले काम देते हैं, कस्टमर डीलिंग वगैरह से दूर ही रखते हैं। आरव ने सिर हिलाया, सब समझ आ गया। फिर अचानक मुस्कुराते हुए बोला, वैसे मैं भी ज्यादा बातूनी नहीं हूँ और बिजनेस डीलिंग नहीं आती। आगे से मुझे भी छोटे मोटे काम दे देना, जैसे चाय कॉफी बनाना, पानी लाना, कुछ उठाना रखना, मेरे लिए यही सही रहेगा। क्या कहती हो? अस्मिता थोड़ा हिल गई और गैश हंस पड़ी।
उसके सीने की 2 भारी पहाड़ियां भी हिलने लगी। हैंडसम यांग तो मजाक करने में भी माहिर है। मैंने सुना है तुम रौनक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो। पूरी कंपनी में गिने चुने लोग हैं जिनकी पढ़ाई तुम्हारे जैसी हो, और तुम कहते हो कि चाय बनाने और पानी लाने का काम करोगे। कोई मानेगा क्या? मैं सीरियस हूँ, सच में, आरव ने चेहरे पर परेशानी लाते हुए कहा। क्यों कोई नहीं मानता जब वो सच बोलता है? उसे गंभीर देखकर अस्मिता ने हार मान ली। ठीक है, मान लेती हूँ। वैसे भी तुम अभी ट्रायल पीरियड में हो, ज्यादा काम नहीं है। मैं बाकी बहनों को बता दूंगी, अब से नाश्ता लाना, कॉफी बनाना, सामान उठाना ये सब तुम्हारा ही काम होगा। पहले हम बारी बारी करते थे, अब से तुम अकेले ही करना, क्या कहोगे? सच में, आरव ने खुशी से चिल्लाया। नाश्ता लाना, कॉफी बनाना और सामान उठाना, ये तो उसकी पसंद का काम है। आरव की खुशी देख अस्मिता खुद ही उलझ गई। जो बात मजाक में शुरू हुई थी वो अब सीरियस हो गई थी। उसने खुद से बड़बड़ाया, क्या अजीब इंसान है, और सिर हिलाया। ठीक है, बात पक्की, सबको बता देना। कल मैं सबके लिए नाश्ता लाऊंगा, पैसे बाद में दे देना। आरव संतुष्टि से अपनी सीट पर लौट गया और डेस्क पर फाइलें ठीक करने लगा, अस्मिता के बेहोश चेहरे को नजरअंदाज करते हुए। 5 मिनट बाद जब अस्मिता ने फिर से देखा कि आरव क्या कर रहा है, तो वो दंग रह गई। आरव ने डेस्क की सारी फाइलें कैबिनेट में ठूंस दी थी और डेस्क पर सिर्फ कंप्यूटर रखा था, और कंप्यूटर स्क्रीन पर जो दिख रहा था वो था पोकेमॉन। हाँ, आरव पोकेमॉन का ऑनलाइन फ्लैश गेम खेल रहा था। पहले ही दिन वीडियो गेम, अस्मिता का सिर दर्द से भर गया। तभी एक सिंपल सी दिखने वाली महिला जो टाइट ब्लैक ड्रेस और सफेद स्टॉकिंग्स में थी, पीआर डिपार्टमेंट में अंदर आई। वो गंभीर लहजे में बोली, आज का नया ज्वाइन करने वाला आरव कौन है? उसे देखकर कई कर्मचारियों ने हैरानी से देखा और फिर सबकी नजरें आरव पर टिक गईं। अपना गेम अधूरा छोड़कर आरव ने सिर उठाया और बोला, मैं हूँ। एल्डर सिस्टर किस लिए बुलाया है? एल्डर सिस्टर? आसपास के कर्मचारी हंसी रोक नहीं पाए। जैसा कि उम्मीद थी, काली ड्रेस वाली महिला की भौहें चढ़ गईं और कड़के लहजे में बोली, मैं सीईओ की सेक्रेटरी और असिस्टेंट अनिका हूँ। सीईओ ने तुम्हें बुलाया है, अभी मेरे साथ चलो। सीईओ? पहले ही दिन सीईओ बुला रहा है? आरव हैरान हो गया, लेकिन कोई सवाल किए बिना उस महिला के पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही वो बाहर निकला, पूरा ऑफिस कानाफूसी से भर गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था जो हुआ। वहीं डिपार्टमेंट हेड के ऑफिस में बैठी अर्पिता भी बाहर का नजारा देखकर थोड़ी हैरान हो गई थी। आरव अनिका के पीछे पीछे एलिवेटर से टॉप फ्लोर पर पहुंचा, जहां सिर्फ सीईओ का ऑफिस और एक आराम करने का कमरा था। ऑफिस में इस्तेमाल किए गए हाई क्लास ट्रांसपेरेंट मटेरियल और चारों ओर रखे गए अलग अलग तरह के बोनसाई प्लांट्स की वजह से वहां एक खुलापन और ताजगी का एहसास होता था। हर कोने में दिखाई दे रही सधी हुई व्यवस्था इस बात को पूरी तरह दर्शा रही थी कि इस बड़ी कंपनी के सीईओ को कितना सम्मान दिया जाता है। सेक्रेटरी अनिका, सीईओ ने मुझे क्यों बुलाया है? आरव ने चलते हुए जिज्ञासा से पूछा। लेकिन अनिका ने कोई जवाब नहीं दिया और बस अपनी एड़ी की टक टक के साथ शांतिपूर्वक आगे बढ़ती रही। आरव को लगने लगा कि ये औरत वाकई बहुत ठंडी मिजाज की है, इसलिए उसने आगे और कुछ नहीं पूछा। उसे थोड़ा अफसोस भी हुआ कि उसने श्रृंगार इंटरनेशनल के सीईओ के बारे में पहले से कुछ जानकारी क्यों नहीं ली, बस रिक्रूटमेंट की डिटेल्स ही पढ़ी। अब जब अचानक सीईओ से मिलना पड़ रहा है तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। आ गए। अनिका ने सुंदर नक्काशी वाले दूधिया सफेद दरवाजे के सामने रुकते हुए ठंडी नजरों से आरव की तरफ देखा और कहा, सीईओ अंदर है, खुद ही अंदर जाइए, जुबान और बर्ताव का ध्यान रखिए। अनिका की रहस्यमयी और सख्त आवाज पर आरव नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसे उस औरत पर दया आई। अगर उसका स्वभाव इतना ठंडा न होता तो वो मर्दों को इस तरह घृणा से क्यों देखती? अरे मैं तो इतना दमदार आदमी हूँ, देखा नहीं बाकी महिला कर्मचारी मुझ पर कितनी मरती हैं? सेक्रेटरी को अनदेखा करते हुए आरव ने बड़े आराम से दरवाजा खोला, जैसे ये उसका रोज का काम हो, और श्रृंगार बिल्डिंग के सबसे ऊंचे ओहदे वाले ऑफिस में दाखिल हुआ। जैसे ही वो अंदर गया, उसे एक जानी पहचानी खुशबू आई, जैस्मिन की हल्की खुशबू, गर्म भी और ताजा भी। ये खुशबू उसे उसकी पत्नी जास्मिन की याद दिला गई। क्या वो ठंडी चेहरा वाली लड़की भी इसी तरह की खुशबू रखती थी? सीईओ का ऑफिस बहुत ही बड़ा था, 100 स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा, और एक अर्धवृत्त की आकृति में बना हुआ था। गोल हिस्से में पूरी दीवारें कांच की बनी थी, जिससे शहर की हलचल हर कोण से देखी जा सकती थी। पतले सफेद पर्दे इस बड़ी ई की हवा से हल्के हल्के लहरा रहे थे। फर्श पर पुरानी शैली वाले डिजाइन वाला सॉफ्ट मेडिटेरेनियन ऊनी कालीन बिछा था। जगह जगह बोनसाई प्लांट्स रखे गए थे।
लाइटिंग भी ऑफिस के माहौल को बहुत खूबसूरती से कंप्लीमेंट कर रही थी। छत पर लगा क्रिस्टल झूमर भी कोई दुर्लभ कलेक्टर्स आइटम लग रहा था, जिसकी नक्काशीदार बनावट पूरे कमरे में रोशनी को एक रहस्यमयी और भव्य लुक दे रही थी। चांदी की परत चढ़ी हुई धातु की बुकशेल्फ्स डिजाइन की किताबों से भरी हुई थी। पास में ही एक बड़ा सा महोगनी का डेस्क रखा हुआ था, लेकिन फिलहाल उस डेस्क के पीछे सीईओ की कुर्सी खाली थी। आरव सोच में पड़ गया, जब सीईओ यहाँ है ही नहीं तो उसे बुलाया क्यों गया। तभी ऑफिस के दाहिनी ओर बने आरामगाह का दरवाजा खुला और एक शख्स बड़ी शालीनता से बाहर निकला। एक पल में ही ऑफिस का माहौल अजीब तरीके से भारी हो गया, जैसे कमरे से ऑक्सीजन ही खत्म हो गई हो। दोनों लोग एक दूसरे के सामने खड़े थे, सांस लेना तक भूल गए थे। नजरों के मिलते ही दोनों की आंखों में उलझे हुए और जटिल भाव थे। ये पल इतना अविश्वसनीय था कि कोई भी आसानी से शब्द नहीं निकाल सकता था। ये तुम, मैं। आरव को हमेशा लगता था कि वो मानसिक रूप से मजबूत है, लेकिन अब उसने समझा कि उसकी हिम्मत भी कुछ खास मौकों तक ही सीमित है। इस तरह की अप्रत्याशित मुलाकात के सामने उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया था। उस औरत ने हाई हील्स पहन रखी थी, जिनके साथ उसकी पतली टांगों पर कसे हुए काले लेगिंग्स उसे बेहद आकर्षक बना रहे थे। उस पर उसका बेज रंग का फिटिंग बिजनेस सूट ऐसा लग रहा था जैसे शरीर का हर अनुपात सुनहरे अनुपात गोल्डन रेशियो में ढला हो। पतली कमर के नीचे उसकी गोल मटोल कमर किसी भी मर्द का खून गर्म कर सकती थी। उसके लंबे काले बाल सलीके से बंधे हुए थे, जिससे उसकी हंस जैसी सफेद गर्दन और भी निखर रही थी। लेकिन ये सब तो फिर भी झेला जा सकता था। उसका चेहरा तो जैसे खुदा ने फुर्सत से बनाया था, इतना खूबसूरत कि कोई भी बेबस हो जाए। तुम क्या? जास्मिन ने उस आदमी की तरफ देखा जो ऐसा मुंह बनाए खड़ा था जैसे गलती से कॉकरोच खा लिया हो। उसका पहले वाला जटिल और नर्वस भाव एकदम से गायब हो गया और उसने चिढ़ाते हुए कहा, तुम तो हमेशा बहुत बातें बनाते थे, बहुत नौटंकी करते थे ना? अब क्या हुआ? आधा वाक्य भी नहीं बोल पा रहे? आरव बस मुंह खोले खड़ा रह गया, शब्द नहीं निकल रहे थे। आखिरकार वो भागकर कमरे के कोने में रखे वाटर कूलर के पास गया, एक पेपर कप में पानी भरा, एक ही घूंट में पी लिया और अपने दिल को शांत किया। फिर मुंह पोंछकर जास्मिन की ओर पलटा। इस बार जास्मिन पहले से ही श्रृंगार इंटरनेशनल की कप्तान जैसी मुद्रा में थी। एक लेदर कुर्सी पर शांति से बैठी, चेहरा सधा हुआ लेकिन ठंडा। वो आरव को ऐसे देख रही थी जैसे कोई देवी की मूर्ति, शांत और तेजस्वी। वाह, जिंदगी भी क्या नाटक है और नाटक भी क्या जिंदगी है। आरव कुछ देर तक उसे चुपचाप देखता रहा, फिर हंस पड़ा। वाह रे छोटी जास्मिन, मेरी बीवी, तुमने पहले ही क्यों नहीं बताया कि तुम श्रृंगार की सीईओ हो? मुझे तो इतनी मेहनत करके नौकरी ढूंढनी ही नहीं पड़ती। कोई छोटी मोटी सिक्योरिटी की नौकरी दे देती, जो साफ सुथरी हो और ऑफिस में बैठकर हो जाए। मिस्टर आरव, ऑफिस में मुझे सही संबोधित करो, यहाँ मैं तुम्हारी बॉस हूँ। जास्मिन की खूबसूरत आंखों में ठंडी चमक थी। ये आदमी अभी कुछ सेकंड पहले तक तो सीरियस था, अब फिर से वही प्लेबॉय टोन में आ गया। आरव ने ही हंसते हुए कहा, ऑफिस में आप मेरी बॉस हो, लेकिन ऑफिस के बाहर तो मैं जो चाहूं बुला सकता हूं ना? बिल्कुल नहीं, जास्मिन ने तुरंत मना कर दिया, मानो ये सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए हो। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुम मुझे नाम से बुला सकते हो, लेकिन उन घटिया और ओवर रोमांटिक शब्दों के साथ नहीं। आरव ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया, क्योंकि अब तक उसका दिल शांत हो चुका था। शुरुआती झटका अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसने बेशर्मी से सामने से एक कुर्सी खींची, आराम से बैठ गया, टांग पर टांग रखी, एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, ये सब छोड़ो, बताओ सीईओ जास्मिन ने मुझे क्यों बुलाया है? अब जाकर जास्मिन को याद आया कि उसने आरव को क्यों बुलाया था। उसने आंखें घुमाई और कंप्यूटर स्क्रीन को 180 डिग्री घुमा दिया। स्क्रीन पर आरव का रिज्यूमे दिखाते हुए बोली, तुम्हारे रिज्यूमे में लिखा है कि तुमने रोनक यूनिवर्सिटी से मार्केट मैनेजमेंट में मास्टर्स किया है, वो भी फुल स्कॉलरशिप पर, और तुम्हें इंग्लिश और फ्रेंच दोनों भाषाओं में महारत है। आरव ने अपना रिज्यूमे देखा और उसे अंदाजा हो गया कि जास्मिन अब क्या पूछने वाली है, लेकिन वो सिर्फ सिर हिलाकर बोला, सही है, तो फिर? रोनक यूनिवर्सिटी से मास्टर्स, इंग्लिश और फ्रेंच में एक्सपर्ट। जास्मिन ने उसे वैसे देखा जैसे पहली बार देख रही हो। तुम तो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में मटन स्क्यूअर बेचते हो ना? इतना शानदार बैकग्राउंड कैसे हो सकता है? आरव पहले से ही बहाना तैयार कर चुका था और जैसे कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा हो वैसे बोला, बचपन में मुझे किडनैप करके अमेरिका बेच दिया गया था। वहां मुझे कुछ अच्छे लोगों ने गोद लिया और वहीं पढ़ाई भी करवाई, कॉलेज भी गया और फ्रेंच भी सीखी, लेकिन मेरे जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था। तो जब मेरे फोस्टर पेरेंट्स चल बसे तो मैं वापस इंडिया आ गया और मटन स्क्यूअर बेचने लगा।
आप चाहो तो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के पेडलर्स से पूछ लो, सब जानते हैं कि मैं बस 6 महीने पहले ही लौटा हूँ। जास्मिन जैसे बड़ी कंपनी की सीईओ थी, तो जाहिर है बेवकूफ नहीं थी। इतनी आसानी से वो आरव की बातों पर कैसे भरोसा कर सकती थी। उसके समझदार चेहरे पर हल्की नाराजगी दिखी और ठंडी सी हम्फ निकालते हुए बोली, तो फिर फॉरेन लैंग्वेज टेस्ट का क्या? तुमने जर्मन और इटालियन दोनों चुनी थी और दोनों में फुल मार्क्स मिले, ये कैसे हुआ? आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को।